तो गाइस लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए इस सीरीज के आगे के एपिसोड। मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन तब एपिसोड अवेलेबल नहीं थे। अब जबकि आ चुके हैं तो मैं इसे कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो अब तक आप सभी लोगों ने इस सीरीज में देखा था कि किस तरीके से हमारा एमसी इस वर्ल्ड में आने के बाद कितनी कठिनाइयों का सामना करता है और धीरे धीरे लेवल अप करने जाता है अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए, और सेक्ट को ज्वाइन कर लेता है। तभी वो सेक्ट लीडर उसे काम देता है ताकि वो अपनी डॉटर का ख्याल इससे रखवा जा सके या फिर उस पर नज़र रख सके, कोई भी गलत इस्तेमाल उसका ना कर पाए। और अब आगे यहाँ पर उसका पीछा पीछा करते करते उसके पास जाता है और एक स्पेल उसे दिखाई देता है। तो उसको देख कर कहने लगता है कि यू सियांग, जो तुम्हारा स्पेल है उसको देखकर साफ साफ पता चलता है कि तुम कितने ज़्यादा इनइंटेलिजेंट हो। इसे आसानी से कोई भी डिटेक्ट किया जा सकता है और वैसे भी तुम्हारे स्पेल का कोई भी काम नहीं बचा है। खैर वो सब छोड़ो, लेकिन मैं यहाँ पर आसानी से गैस कर सकता हूँ उस वैन क्वीन की लोकेशन को रफली, और वाकई में मानना पड़ेगा कि वो बंदा कितना लकी है कि उसने जो काम दिया है वो मुझे दिया है। तो वह अपनी जेब से एक बर्ड निकालता है और उससे कहने लगता है कि जाओ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से जाकर पूछो कि यहाँ पर कोई भी ऐसी फ्लक्चुएशन स्पिरिचुअल कुकी उन्होंने महसूस की है इस आसपास के एरिया में क्या। तो बर्ड बहुत ज्यादा आलसपन बगराती है, जिसको देखकर वो थोड़ा घबराता है और कहने लगता है कि मैं वाकई में अपने खुद जाकर देखना चाहता था कि आखिरकार वो कहाँ पर है, लेकिन अगर एक बात क्या ख्याल रखना, अगर तुम मेरा ये काम कर देते हो तो तुम्हारे लिए मैं एक फीमेल बर्ड ढूंढने में तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। और ये बात सुनते ही ये बर्ड कतई एक्साइटमेंट से भर जाती है और निकल पड़ती है उसको ढूंढने के लिए, और आसपास के जितने भी बर्ड साथी होते उनके पास जाकर उन सभी को ऑर्डर दे देती है कि जाओ। और उसके बाद पूरी की पूरी बर्ड की सेना निकल पड़ती है उन सभी को ढूंढने के लिए। और जैसे ही उसे लोकेशन मिलती है तो इस फायदे का फायदा उठाते हैं, इस समय का फायदा उठाते हैं एमसी उनकी तरफ बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल फीमेल बर्ड ढूंढ कर लाऊंगा, वो भी कुछ दिनों में। और फाइनली हमारा एमसी उस कोर्टयार्ड पर पहुंच जाता है, यहाँ पर वो लोग मौजूद होते हैं और सारी की सारी बर्ड्स उस जगह पर बैठी होती है, तो वो पता लगा सकता है कि क्या चल रहा है। और तभी वो धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश करता है तो सामने उसे एक बैरियर दिखता है जिसके कारण वो अंदर नहीं देख सकता, और इस बात से वो तुरंत समझ जाता है कि ये एक पोजीशन कंसोलिंग फॉर्मेशन है। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार जो मेरे स्पेल थे वो इसको ढूंढने में नाकामयाब क्यों रहे थे, और वो इस तरीके से ये बात समझ नहीं आई कि वो सीक्रेट में क्यों मिलना चाहते हैं। और तभी यहाँ पर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है, यहाँ पर उसने एक अजीब सी बोतल उसे दी होती है। तो लड़की उससे पूछती है कि आखिरकार यह क्या चीज है, ये इसकी स्मेल तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये बंदा उससे कहने लगता है क्या तुम्हें ये पसंद आई, ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर ऐसा परफ्यूम है जो कि वेस्टर्न रीजन से मैं लेकर आया हुआ हूँ, इसकी जो सेंट है वो काफी द बेस्ट है। ये बात सुनकर वो लड़की उससे कहने लगती है कि यहाँ पर कोई इससे भी बेटर चीज है, आखिर इस वाले से कौन सी बेटर सेंट आने में लगी हुई है। तभी वो उसे क्लोज ही पकड़ लेता है और उससे क्लोज आकर कहने लगता है कि सबसे ज्यादा बेटर सेंट तो तुमसे आने में लगी हुई है, मैं वाकई में तुम्हारी इस सेंट को हमेशा हमेशा के लिए याद करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में पूरी जिंदगी भर। और जब इस तरीके से फ्लर्ट करता है तो ये लड़की बिल्कुल भी झेल नहीं पाती है और वो तुरंत पगला जाती है और तुरंत एक दूसरे के साथ जब किस करने के लिए आगे बढ़ती तो ये लौंडा मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा जो प्लान था वो इतनी आसानी से स्लोली गुजरता जाएगा, आसानी से क्रॉस कर लूंगा। लेकिन हमारा एमसी बीच में टांग अड़ाने के लिए आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें इसकी बात सुनने की बकवास की जरूरत नहीं है वैन को। और जैसे ही वो लोग देखते हैं हमारे एमसी को उसके पीछे लटके हुए तो काफी शॉक हो जाते हैं दोनों। तो हमारा एमसी उसे डिटेल में बताता है, उससे कहने लगता है कि जो परफ्यूम इसने खरीदा है वो एक ट्रेवलिंग मर्चेंट है जो कि वेस्टर्न रीजन से यहाँ पर आया हुआ था। और बात करें इस बोतल की प्राइस के बारे में तो वो ज्यादा नहीं बल्कि में 10 टेल्स है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं इससे भी बढ़िया बढ़िया बोतल तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। ये बात से वो पूरी की पूरी लाल पड़ जाती है कि ऑलमोस्ट ये केस जो करने वाली थी, और शर्म के मारे बेचारी वहां से रोकर भागने लगती है। इसको देख कर फैंकुक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकती नहीं है। जब इस बंदे के सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं तो मनी मन में उसे काफी गुस्सा आती है और वो एमसी की तरफ देखते हुए उससे कहने लगता है मनी मन में कि मैंने वाकई में इस वंडरफुल पोजीशन कंसोलिंग फॉर्मेशन को डिवाइन मास्टर से उधार लिया था, लेकिन जो रैंक 5 कल्टीवेटर्स है वो इतनी आसानी से इसे नहीं ढूंढ सकता। तो आखिरकार इसने इस चीज को ढूंढी तो ढूंढी कैसे, मुझे समझ नहीं आया कि ये बंदा मेरे पास आया कैसे। अब जबकि वैन किंग को हमारे एमसी ने बचा लिया है तो सिस्टम उसे कुछ पॉइंट्स दे देता है इसके बदले में, और इस बंदे को शॉक करने के बदले में भी इसे काफी ज्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पर। तभी थोड़ी देर बाद जब ये परेशान होकर अपने मास्टर के पास पहुंच जाता है तो उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि जियांग वुलान ने हमेशा अपनी जिंदगी में ग्रेटनेस और सक्सेस को हासिल करने के बारे में सोचा है। वो हमेशा इस बात की वाइडली सर्च करेगा और उन मेंबर्स को अरेस्ट कर लेगा जो कि जिनतेन आर्मी में अभी भी आए हुए हैं इस योनदंग प्रोविंस में। जैसा कि जानते हो इस बंदे का नाम यान जियांग फेई है, जो कि उससे कहने में लगा हुआ है कि हमारे पास जो मेन पार्ट है उस फायर लाइन टेक्निक का हासिल करने के लिए हमें जल्द से जल्द वो टेक्निक हासिल करनी होगी और पहली फुर्सत में यहाँ से निकलना होगा, वरना ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। और ये बंदा ईस्टर्न सेक्शन और ईस्टर्न सेक्शन का यांतर आर्मी का लीडर है और इस बंदे का नाम पेई फेंकांगा, जैसा कि अभी लोगों ने देखा होगा लास्ट एपिसोड। वो इसकी ये बात सुनकर कहने लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट वो टेक्निक हासिल कर ली थी, लेकिन जो क्वीन जियांग है उसने मेरे सारे के सारे प्लान को धरा का धरा कर दिया, बेकार कर दिया। मैं इसका बदला जरूर लूंगा,
लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस टेक्निक को तो मैं हासिल कर ही रहूंगा। ये सुनकर उसका मास्टर कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा हार्ड तरीके से पुश करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार जो दू युआंगशेंग है उसने उसकी जो सील है उस अपनी डॉटर की बॉडी के अंदर इम्प्लांट की है, लेकिन शायद उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उस सील को अनसील करने के लिए एक स्किल मौजूद है। और बात करें जू वैंकिंग के बारे में तो वो एक फोर्थ रैंक रैंक 4 का कल्टीवेटर है, और तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी सील को एक तोड़ने का मतलब एक ही तरीका है, जब उसे पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो एग्री होता है, कहने लगता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस लड़की को मेरे ऊपर पूरी तरीके से क्रश हो चुका है और मेरे पास कई सारे चांसेस होंगे फ्यूचर में उसे निपटने के लिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस टोकन को चुरा लिया था जियांग यूलोंग के। आखिरकार जो जियांग वूलॉन है वो रियल बेटा जो है उसका। और ऐसा भी हो सकता है कि जो जू वैंकेंग है वो वाकई में सपने देखने में लगा हुआ है प्रिंसेस कंसोर्ट बनने के लिए, या फिर मैं तुम्हारे उस रॉयल ब्लड का धन्यवाद करूं जिसके कारण मैं इस टोकन को एक्टिवेट कर सकता हूं, जिससे जिससे कि मैंने उस लड़की को मना लिया था अपने प्यार में पड़वाने के लिए। और मैं इस बात को कभी भी भूल नहीं सकता कि मेरी पूरी की पूरी जो फैमिली है उस बेवकूफ और खराब एम्पर के कारण मारी गई थी। अगर उस समय पर उस बटलर ने मेरी जान नहीं बचाई होती उसके बेटे को मारकर, तो शायद मैं आज तक जिंदा नहीं होता और कब का मारा जा चुका होता। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज या कल कुछ भी हो जाए उस डायनेस्टी को मैं ओवरथ्रो करके ही रहूंगा और अपने फैमिली का बदला भी उससे जरूर लूंगा। वैसे एक बात बताओ कि आखिरकार कितनी देर आपके पास टेक्निक्स है डिवाइन मास्टर, आपने कितनी अभी तक कलेक्टेड कर रखी हैं? ये बात सुनकर उसका डिवाइन मास्टर कहने लगता है कि शायद से कम 100 तो होंगे। जो कॉमन टेक्निक्स है वो इतनी ज्यादा आसान नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो किसी भी रैंक 5 या रैंक 6 के बंदे को हराने में कामयाब रहे। लेकिन बात करें फायर लाइन टेक्निक के बारे में तो वो भी एक कॉमन ही टेक्निक मान सकते हो। लेकिन बात करें उस डिवाइन मास्टर के बारे में, उसके पास एक बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल गिफ्ट है। अगर हम लोग उसे ये टेक्निक प्रोवाइड करवा दे तो वो डिवाइन मास्टर हमें एक बहुत ही बेहतरीन इसमें से टेक्निक निकाल कर दे देगा, और फिर हम उस टेक्निक का इस्तेमाल कर जियांतर आर्मी को और भी पावरफुल बना देंगे, और फिर पूरी की पूरी गवर्नमेंट हमारे हाथों में आ जाएगी। ये सुनकर ये काफी खुश होता है और कहने लगता है कि एक परफेक्ट टेक्निक, वो भी एक रैंक 6 मास्टर की, मजा आ जाएगा। तो ये लॉर्ड खड़ा होता है और कहने लगता है कि यहाँ पर जितने भी मॉब है उन्हें अपने आप को हमेशा हीरोज कहते रहते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, वो बस थर्ड रेटेड विलन्स है और कुछ भी नहीं, और थोड़े मोटे छोटे मोटे बेनिफिट्स के लिए फाइट करते हैं। और जो हमारी जियांतन आर्मी चाहती है वो कुछ और नहीं बल्कि मैं पूरी की पूरी दुनिया को उथल पुथल करना चाहती है, और इस कंट्री का रूलर को भी बदल दिया जाएगा और हम किंग बन जाएंगे यहाँ के। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है एमसी को, जो कि अपनी कल्टीवेशन में लगा होता है, सिस्टम से सारी की सारी चीजें हासिल करने के बाद अपने आप को लेवल अप करने में लगा होता है, और डिटेल बताई जाती है कि इसके पास क्या क्या मौजूद है। और काफी तो पॉइंट्स भी मौजूद होते हैं, कम से कम 41,524 पॉइंट करंटली में, जहां पर काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि जो कैनल है उसने काफी ज्यादा जिंदगी बचा ली थी इस फ्लडी सीजन के दौरान। जो सिस्टम की जो रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा पोटेंशियल पॉइंट मुझे मोल चाहिए, ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। और मेरे डांटेन की जो स्पिरिचुअल की है वो ऑलमोस्ट 100% तक फिल भी हो चुकी है, और जितनी भी बची कुची है मैं एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा ताकि मैं अटेम्प्ट कर सकूं बेल टोलिंग स्टेज पर क्रॉस करने के लिए। लेकिन अभी इस समय पर मैं जबरदस्ती फोकस नहीं कर सकता ब्रेक थ्रू करने के लिए, मेरे पास अभी भी 2 सेक्शंस बचे हुए हैं उस मेन पार्ट यानी कि फायर लाइन टेक्निक को सीखने के लिए। और एक बार मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा रैंक 3 पर तो मुझे कोई भी अपनी रूट बॉन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उस केस में मैं किसी को भी अलाउ नहीं करने वाला कि जो भी रिमेनिंग सेक्शन के लोग होंगे उसे रीड करने के लिए उस टेक्निक को। देखा जाए तो मैं रेगुलरली एब्जॉर्व करने में लगा हुआ हूँ उस स्पिरिचुअल की को आजकल में। मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं इसको 1 या 2 बार और यूज करूंगा तो ये जो आइटम है ना मेरे पास जो कि मेरी मदद करने में लगा हुआ है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इससे घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला आज से, और अब मैं रैंक 3 हूँ। जो स्पिरिचुअल ग्रीन जेड है जो ग्रेजुअली इसके इफेक्ट को अपने इफेक्ट को लॉस करते जा रहा है धीरे धीरे करके, उसको तो मैं कैसे से कैसे करके यूज कर ही लूंगा। खैर मैंने पूरी रात आराम कर लिया है और अब समय आ चुका है अपना काम करने का। और तभी वापस से वहां पर सीन आता है जहां पर ये दोनों इलीलू करने में लगे होते हैं। तो वैनक्यूंग से कहने लगता है कि मैं अपने फ्यूचर में काफी तो बच्चे हासिल करना चाहता हूँ एक बार तुमसे शादी करने के बाद। और वो लोग इस बात से खुश भी हो जाती है, वो दोनों के दोनों काफी खुश होते हैं और कहने लगता है कि मुझे 10 लड़के चाहिए। ये सुनने के बाद वो काफी शौक होते हैं और पूछने लगती है कि 10 फैंकिंग, आखिरकार तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लड़की क्यों चाहिए, क्या तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है? तो ये कहने लगता है कि वैनकिंग ये बस ऐसी चीज है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली में एक ही लड़की रखना चाहता हूँ, वो भी तुम। और वो तुरंत उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, और मनी में कहने लगता है कि ये जो वूमन है यानी कि ये लड़की है इसे बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान है, और अब मेरा मौका आ चुका है इसकी सील को तोड़ने का। लेकिन जैसे वो किस करने के लिए आगे जाता है तभी एक अजीब सा हाथ उसके पास आ जाता है, और आंखें खोलकर देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि ये क्या बवासीर है, और पता चलता है कि हम इन दोनों के लव के बीच में आ चुका है हमारा एमसी, जिसको देखकर लड़की को गुस्सा आती है। तो वो कहने लगता है कि जिन यांग, ये पहली बार नहीं हो रहा जब तुम हमें इस तरीके से डिस्टर्ब करने में लगी हुए हो, तुम तो दिमाग खराब कर दिया हमारा। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि वैन किंग तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, मैं मुझे यहाँ पर किसी के भी द्वारा नहीं भेजा गया है, खासकर मिस्टर जू के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं भेजा गया है। मैं तो बस तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यानी कि इस फैन क्वीन से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर ये जवाब दे देगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो वो पूछने लगता है कि फैन क्वीन तुम मुझे ये बताओ कि मान लो अगर तुम्हारी मदर और जो वैन क्वीन है वो पानी में जाकर डूबने लगती है वो भी सेम टाइम पर, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से किस
किसको बचाने के लिए आगे बढ़ोगे। ये फालतू की कोशिश सुनने के बाद ये बंदा पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और सोचने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार वो किसको बचाएगा। और यहाँ पर इसका जो प्लान है वो काम कर जाता है और खुश होते हुए कहने लगता है कि यहाँ तक कि जो मॉडर्न टाइम के लोग हैं वो भी इस जैसे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। तुम्हें लगता है कि तुम जैसे चूजे जवाब दे पाएंगे मेरे इस क्वेश्चन का? तो एमसी उससे कहने लगता है कि समझ चुका हूँ, ठीक है, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल भी नहीं है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम मुझे ये बताओ कि मान लो अगर जो वैन क्यूंग है उसे बहुत ही लेबर का सामना करना पड़े, पेन का सामना करना पड़े और तुम दोनों में से सिर्फ एक ही सर्वाइव कर सकता है, तो तुम मुझे बताओ कि कौन सर्वाइव करने के लिए तुम किसे चुनोगे, बच्चे को या वैन क्यूंग को? तो ये बंदा कहने लगता है कि मैं वैन क्यूंग को चुनूंगा, आखिरकार वैन क्यूंग ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात सुनने के बाद हेमसी उसकी तरफ घूरते हुए देखता है और कहने लगता है कि अब मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारी जो मदर है वो पानी में गिरने के बाद तुम्हें धमकी दे इस बात के लिए कि जाओ और तुम अपने बेबी को बचाओ, तो तुम किसे बचाओगे? ये इस बात से लेकर वो बंदा फिर से कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है मन में, ये बास्टर्ड मुझसे किस तरह की फालतू क्वेश्चन पूछने में लगा हुआ है, इतना ट्विस्टेड क्वेश्चन है कि मुझे भी इसका जवाब नहीं पता। और वैन क्योंकि मन में भी कुछ ना कुछ तो अजीब से चलने लगता है। जब ये बंदा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, स्वॉर्ड निकालकर एमसी पर रख देता है और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरीके से बकवास करने की, क्वीन जियांग, आज मैं तुझे जरूर मार दूंगा। तभी एमसी उसका ये सुनते हुए देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हें मुझे मारकर अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन क्वेश्चन से बच सकते हो तो चलो करके दिखा दो, लेकिन मैं इस बात को प्रूव कर रह दूंगा कि तुम्हारा जो प्यार है वैन के लिए वो कोई सिंसियर प्यार वगैरह नहीं है। अब इस तरीके के टॉन्ट सुनने के बाद ये बंदा वहीं पर रोने रो पड़ता है। भाई इतना उदास हो जाता है, परेशान कर रखा है भाई इसकी जिंदगी को। तभी एमसी वहां पर लेट जाता है थोड़ी देर बाद और कहने लगता है कि जो पेई फेंगक्योंग है वो वाकई में बहुत ज्यादा प्रेसिस्टेंट है। मैंने इसे इतनी बार रोकने की कोशिश की है, कितनी बार इसके सामने आया हूँ, लेकिन ये अभी भी परस्यू करने में लगा हुआ है वैन क्विन को। ये वाकई में उससे सच्चा प्यार करता है या फिर बस एक बहाना है? तभी वहां पर उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आता है, जिसको देखकर उससे पूछने लगता है कि ओ कोंगी, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए आए हो? तो कहूंगी उससे कहने लगता है कि मैं इंचार्ज हूँ इस ब्रांच का, इस ज्वाइन करने के बाद अपर हॉल को। तो मैं उसे इस बात का डर है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें डिलीवर करने के लिए आया हूँ कुछ चीज। तो वो एक बोतल देता है और कहने लगता है कि अच्छा ये क्या चीज है, अच्छा ये तो एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड है। तो वैनकिंग उससे कहने जो कॉन्गी उससे कहने लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजर है जो कि इंप्रूव कर सकता है तुम्हारी रूट बोन को, जो कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाऊंगा। इसको देखकर वो खुश हो जाता है और कहने लगता है कि इसे काफी तो समय हो चुका है जब से मुझे इसके बारे में सुना था तुमसे, मैं तो इसके बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गया था। तो कॉन्गी कहने लगता है कि लेकिन ये जो ट्रेजर है वो यूजलेस रहने वाला है किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए जो कि रैंक 1 पर हो या फिर उससे ज्यादा हो। मुझे माफ कर देना, मैं इससे पहले तुम्हारे पास ये लेकर नहीं आया चुका था, भले तुम ऑलरेडी रैंक 2 पर पहुंच चुके हो। मुझे पता है कि ये चीज तुम्हारे लिए पूरी तरीके से यूजलेस है इस समय पर, लेकिन मैंने ये सुना है कि जो हेलेन गेंज है वो रिक्रूट करने में लगी है न्यू डिसिपल्स को, तो शायद तुम उन्हें सेल कर सकते हो थोड़ा बहुत पैसे कमाने के लिए। ये सुनकर वो उसको पकड़ता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कॉन्गी, एक्चुअली में ये जो स्टफ है, जो चीज है वो वाकई मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। चलो अंदर आओ, तो हम लोग साथ में मिलकर थोड़ा बहुत ड्रिंक करते हैं। और इसी तरीके से ड्रिंक पार्टी खत्म होने के बाद नाइट का सीन आता है। वो गार्ड से कहने लगता है अपने दोस्तों से कि मैंने तुम्हें अपना प्लान बता दिया है, क्या तुम क्लियर हो? तो वो दोनों एग्री होते हैं और कहने लगते हैं कि जैसा कि तुमने कहा था, जैसे ही रात हो जाएगी और तेज हवाएं चलने लगेंगी तभी हमारा इस टास्क को कंप्लीट करने का बिल्कुल सही समय होगा। तुम बस मुझे बताओ कि उस बंदे का नाम क्या है, हम उस बंदे को अच्छा सबक सिखा देंगे। ये बात सुनकर उसे थप्पड़ मारता है एमसी और कहने लगता है कि तुम क्या बकवास करने में लगे हुए हो, क्या तुमने ठीक से सुना कि मैंने तुमसे क्या कहा था? और इसी तरीके से समय गुजरता जाता है और वो समय आ जाता है जहां पर कहने लगता है कि समय कितनी तेजी से गुजर रहा है और वो समय आ चुका है जब कल फाइनली एनुअल रिक्रूटमेंट आने वाला है इस ग्रेंज का। कुछ लोग बातें करते जाते कहने लगता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल का जो न्यू डिसिपल्स आने वाले हैं वो ओरिजिनल लोअर 3 हॉल से बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि जो मिस्टर जू है उन्होंने एक न्यू हॉल आयरन हॉल नाम से बनाकर रखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से और अभी से 4 हॉल्स पैदा हो जाएंगे। जिनियांग, तुम यहाँ पर काफी अच्छा काम करने में लगे हुए हो। जो वैन क्योंग है वो एडवांस कर चुकी है अपने कल्टीवेशन में कम से कम 3 इयर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद के द्वारा। ये बात सुनकर वो काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि आप मुझे फ्लटर करने में लगे हो मिस्टर जू, ये तो मेरा काम था जैसा कि आपने कहा था वैसे करने के लिए, बस बात इतनी सी है कि आप क्या ही बोलूं मैं। तो मिस्टर जू उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, अगर तुम इस ग्रेज में रहते हो कुछ 1 या 2 मंथ के लिए तो तुम उसकी और ज्यादा मदद कर सकते हो कल्टीवेशन के लिए। एक बार ये खत्म हो जाएगा तो जो मोस्ट प्रॉपरस ब्रांच होगी जो कि माउंटेन्स में वहां पर बनी हुई है, मैं उसको तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होता है, उसका धन्यवाद देने लगता है। तो मिस्टर जी उससे पूछने लगता है कि बाय द वे एक बात बताओ, खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, बात बात छोड़ो। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं ती ग्यांग है, जो लीडर है, जो कि न्यूली एस्टेब्लिश्ड आयरन हॉर्न का लीडर होने वाला है। तुम्हें एक दूसरे से मिल लेना चाहिए अब। तभी हमारा एमसी से देखकर पहचान लेता है और उससे कहने लगता है कि ये तो तुम ही ना, जहाँ पर जो अरेस्ट करने के लिए आया था मियाओ डोंगी को उस दिन, और तुम तो पेनल्टी हॉल वाले बंदे हो। ये बात सुनकर बंदा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि मैं मियाओ डोंग को अरेस्ट करने के लिए क्यों आऊंगा? तभी मिस्टर जी उससे कहने लगता है कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया हुआ है ताकि हम कल के बड़े से टास्क के बारे में बात कर सके। कुन जिनियांग, त्याई गियांग, मैं तुम्हें ये परमिशन देता हूँ, तुम्हें ये काम देता हूँ कि कल जो एग्जामिनर्स आने वाले हैं
कल के रिक्रूटमेंट के लिए उसका रिक्रूटमेंट तुम लोगे, और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली होती है और अनाउंसमेंट कर दिया जाता है उस दिन, जब वो रिक्रूटमेंट स्पॉट पर कई सारे लोग खड़े होते हैं और बता दिया जाता है कि तुम सभी के सभी को 1 जून गेम में एंटर करना है, वो भी ऑर्डरली। जहां पर वो सभी को देखकर मन ही मन में कहने लगता है कि ये काफी दुख वाली बात है कि मैं प्लान करने में लगा हुआ था कि कई सारे प्रॉमिसिंग टैलेंट को मास्टर के लिए लेने वाला हूँ, लेकिन इन सभी को देखकर तो ऐसा लगता है कि सारे के न्यू जो न्यू डिसिपल्स है वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं आयरन हॉल को। मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा। तभी थी उससे कहने लगता है कि जिन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो वो कहने लगता है कि ठीक है मिस्टर डी, हम चलते हैं। तभी थोड़ी देर बाद सभी के सभी लोग उस हॉल में जाकर कल्टीवेट करते हैं ताकि वो स्पिरिचुअल लूट को टेस्ट कर सके, लेकिन ज्यादातर लोगों की हालत खराब होने लगती है और कई तो उल्टी होकर कर कर बेहोश भी हो जाते हैं वहीं पर। तो मिस्टर टी उससे कहने लगता है कि ये दोनों ऑलरेडी बेहोश हो चुके हैं, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ, और फालतू के जो लोग होते हैं जो बेहोश होते जा रहे हैं उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है। इसको देखकर एमसी थोड़ा सोचता है और उससे कहने लगता है कि इस ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं इनको देखकर लगता है ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाले हैं मुझे, वह इतनी जल्दी कोलैप्स हो चुके हैं थोड़े बहुत प्रेशर के कारण। और इस बात से यह भी एग्री होता है और कहने लगता है कि जीनियन, आखिरकार तुम्हारे पास किस तरीके की रूट बोन मौजूद है, जब तुमने एंट्रेंस टेस्ट लिया था तब क्या हुआ था। तो वो जिनियन उससे हंसते हंसते घबराता है और उससे क्या लगता है कि मेरे पास हाई रैंक की आयरन वुड लेवल रूट की रूट बोन हुआ करती थी उस समय पर। ये बात सुनकर वो घबराता है और कहने लगता है कि आयरन वुड लेवल, अब उसकी बेइज्जती तो कर नहीं सकता ये बंदा, तो अब उसके हंसने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो कहने लगता है कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा, तुम काफी टैलेंटेड बंदे हो, कोई बात नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और मन ही मन में कहने लगता है कि ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ऐसा बंदा जिसके पास आयरन वुड लेवल की रूट बोन है वो इस अपर हॉल को ज्वाइन कर सकता है। तभी अचानक से इसके दिमाग की बत्ती जलती है, जहां पर उस बात का याद आता है कि मिस्टर जू ने उससे क्या कहा था कि गिनियांग जिनियांग के पास एक ऐसा टास्क है जिससे कि वो बैंकों की मदद कर सके उसकी कल्टीवेशन के लिए। तुम कभी भी कि उस टेस्ट को उस बंदे को डीले मत करने देना, और इस बात से वो एग्री होता है। और तभी वो सोचता है और कहने लगता है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैंने इस बारे में पहले नोटिस क्यों नहीं किया था। अब समझ में आया कि आखिर को जो जीनियांग है वो क्विकली इस तरीके से एडवांस कैसे कर पाया अपर हॉल में। इसको देखकर पता चलता है इसकी जो रिलेशनशिप है ना, वो भी मिस्टर जू की डॉटर के साथ, वो भी सिंपल रिलेशनशिप नहीं है। मैं कभी भी इसे ऑफेंड नहीं कर सकता। और तभी उसे अपनी तरफ बुलाता है तो एमसी कंफ्यूज होता है। ये कहने लगता है कि जीनियांग, अगर तुम वाकई में थोड़ी बहुत मैं तुम्हारी स्ट्रिंग्स खींच कर तुम या फिर अपने तुम्हारे दोस्त वगैरह उन्हें अंदर बुलाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी में मदद कर सकता हूँ। तुम बिना किसी दिक्कत के उन्हें अंदर ला सकते हो। ये बात सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार इसके साथ क्या हो गया, ये अचानक से मेरे साथ इतनी मदद क्यों करना चाहता है। तभी किसी की स्पिरिचुअल रूट निकलती है और अनाउंस किया जाता है कि ये दो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने रिवील किया है उनकी सिल्वर फ्लावर लेवल की रूट बोन है। और सभी लोग कंफ्यूज होते कहने लगते हैं कि आखिरकार ये लोग कौन है, मैंने कभी भी नहीं सुना इनके बारे में। तभी एमसी कहने लगता है कि मैं इन दो कैंडिडेट पे स्पेशली नजर बनाकर रखा गया हूँ, लेकिन उन्होंने अपने टेस्ट को खुद ही पास कर लिया है, तो अब मुझे यहाँ पर अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर वो काफी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि तुम उन दोनों को रेफर कर रहे हो। तभी उसका एक बंदा आता है और एमसी से कहने लगता है कि जिनियांग, जो मिस्टर जू है वो तुमसे अर्जेंटली कुछ बात करना चाहते हैं। और एक खबर दी जाती है जिसको देखकर वो शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि वैक्यूम के बारे में, ठीक है अभी जाता हूं। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो वो उससे कहने लगता है कि मिस्टर जू ने मुझे एक टास्क असाइन किया है, तो मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, इस टास्क को आप पर छोड़कर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से संभाल लोगे। तो वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं जिनियांग, तुम जा सकते हो, मैं इसे संभाल लूंगा। तभी जिनियांग उसे एक अजीब सी चीज देता है, पिल्स ही देते हुए उससे कहने लगता है कि मेरे पास रैंक 3 की पिल्स हैं आपके लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी सिचुएशन है इतना ख्याल रख रहे हो हमारा। जब इस तरीके से इसके द्वारा से पिल मिलती है तो काफी इमोशनली भर जाता है और आंसू आते हुए उससे कहने लगता है कि इसके पास तो वाकई में मिस जू की इतनी ज्यादा बड़ी बैकिंग है, लेकिन ये अभी अभी मुझे इस तरीके से ट्रीट करने में लगा हुआ है इतने अच्छे से, मैं तो वाकई में कतई खुश हो गया। तभी सिस्टम की तरफ से काफी तो पोटेंशियल पॉइंट मिल जाते हैं क्योंकि उसने किसी की मदद जो कर दी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से ये फैंक कोशिश करने में लगा हुआ है इसे पटाने के लिए और किस करने के लिए, और किस करते हुए आगे बढ़ता है। और मनी मन में कहने लगता है कि जो बास्टर है वो जो इन्वेस्टिगेट करने में लगा हुआ है रिक्रूटमेंट टेस्ट का, आज तो वो मेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाला। आज मैं वैनकिंग को अपना बना कर ही रहूंगा। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और कहने लगता है कि जो वैनकिंग के लिप्स हैं वो इतने ज्यादा ठंडे क्यों लगने में लगे हुए हैं, आखिरकार ये क्या चीज है और मुझे मछली की स्मेल क्यों आ रही है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो काफी शॉक होता है और पता चलता है कि इस बंदे ने तो भाई किसी मछली को किस कर लिया, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि एमसी होता है। तो जिनमें उससे क्या लगता है कि फैनकिंग जो मिस्टर जू है वो तुमसे मिलना चाहते हैं, आई मीन वैनकिंग से मिलना चाहते हैं। सो वो ऑलरेडी उनसे मिलने के लिए जा चुकी है और उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकम्पनी करूँ, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए फिश पकड़ कर लेकर आया था। और मैंने इस बार कभी सोचा नहीं था कि तुम इसे खाने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पाओगे और इतने भूखे होगे और डायरेक्टली इस पर कूद पड़े। इससे इसको काफी गुस्सा आती है और कहने लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है मुझे यार, कोई जिनियांग चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगा। एक बार फिर से इसके लॉर्ड के साथ इसकी मीटिंग होती है तो वो फिर से उससे पूछता है क्या तुम आज फिर से फेल हो गए। इस बंदे को काफी गुस्सा आ रही होती है और कह रहा होता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, भले ही
मैंने कंसोलिंग फॉर्मेशन का हर बार यूज करता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे वो बंदा मुझे आकर ढूंढ लेता है और मेरे प्लान को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जी काफी शॉक होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे कोइंसिडेंस वाली बात हो सकती है कि अगर ये चीज बार बार तुम्हारे साथ होने में लगी हुई है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसके पास एक ऐसी मेथड है जिसका इस्तेमाल कर कर वो तुम्हारी कंसोलिंग फॉर्मेशन को ट्रैक कर सकता है और उसे तोड़ सकता है। ये बात सुनकर ये कहने लगता है कि मैंने अभी भी पूछा था कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ रैंक 2 का बंदा है जो कि आयरनवुड लेवल का स्प्लिट रूट लेकर बैठा है, और मुझे लगता नहीं है कि ये इतनी आसानी से ब्रेक कर पाएगा फॉर्मेशन को। ये बस एक कुत्ता है, कुत्ता ह्यूमन शेप में। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उसे यहीं पर निपटा दूं? लेकिन उसका लीडर उसे मना कर देता है और डायरेक्टली उससे कहने लगता है कि अगर तुम उसे डायरेक्टली इस तरीके से मार दोगे तो हमारी जो सिचुएशन है वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी और हमारी जो आइडेंटिटी है, जो कि हम जिंतियान आर्मी के बंदे हैं, वो एक्सपोज हो जाएगी, जो ठीक नहीं है। और फिर से वो खड़ा होता है और कहने लगता है कि लेकिन एक मौका जरूर है। इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। हर किसी की एक प्राइस होती है। दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि काफी तो खुश होता है और कह रहा होता है, ग्रेट, मेरी जो डस्ट डार्ट टेक्निक है जो कि ऑलरेडी सुप्रीम रियल पर पहुंच चुकी है, जितना मैंने सोचा था उससे भी फास्ट। और काफी खुशी मना रहा होता है और कहने लगता है कि भले ही इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे 10,000 पोटेंशियल पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन मुझे एक हिडन वेपन टेक्निक मिल चुकी है, वो भी सुप्रीम रियल में की, और इससे मेरा जो सर्वाइवल है वो गारंटी हो चुका है। ये बात तो पक्का है। और सिस्टम उसे इसका इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है किस तरह की ये टेक्निक काम करती है और किस तरीके से ऑब्जेक्ट को तुम मैनिपुलेट कर सकते हो अपने हाथों का इस्तेमाल कर कर, और ऑब्जेक्ट को रिलीज भी कर सकते हो। नेचुरली सी बात है कि जैसे जैसे तुम कलेक्ट करते जाओगे, जो टेक्निक है वो तुम्हारे आसपास के स्पेस को सॉलिडिफाई कर देगी और तुम्हारे हाथों में जो भी चीज होगी तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। जब डिटेल हासिल करता है तो वो थोड़ा शौक तो होता है, सरप्राइज भी होता है, और तभी उदास होते हुए कहने लगता है कि अरे यार, मैंने सोचा था ये टेक्निक मुझे अमीर बनाने में मेरी मदद करेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं इसका पैसा बहुत खर्च होने वाला है, मेरे पॉइंट्स बहुत खर्च होने वाले हैं। तभी उसके दरवाजे पर कोई जोर से नॉक नॉक करने लगता है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। दरवाजे पर कोई आता और कहने लगता है कि जिन्यान, क्या तुम घर पर हो? मैं पेई फेंका हूँ और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि चल क्या रहा है ये सब, लेकिन फिर भी वो उसे अंदर आने देता है। तो वो पेई फेंका से कहने लगता है कि जिन्यान, क्या तुम्हें भरोसा है कि मतलब प्यार पे भरोसा है? तुम्हें लगता है कि कोई सच्चा प्यार है? तो एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे सच में इसके बारे में नहीं पता और ना ही मेरा कोई मूड है तुमसे कोई रोमांटिक स्टोरी शेयर करने के बारे में। तो ये बंदा उससे कहने लगता है कि जिनयांग, तुम ऑलरेडी इतने ज्यादा बड़े हो चुके हो, आई मीन बुढ़े हो चुके हो, ओल्ड हो चुके हो। ये बात सुनने के बाद उसे थोड़ा बुरा लगता है एमसी को और कहने लगता है कि मैं ओल्ड? मैं भी अभी सबसे ज्यादा यंगेस्ट अपर हॉल का मेंबर हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया? तो पेई फेंकोंग उससे कहने लगता है कि तुम मेंटली एज्ड होते जा रहे हो, इससे तुम्हारा एज से या फिर तुम्हारी बॉडी एज से कुछ भी लेना देना नहीं है। जब एक पर्सन है जो कि किसी को प्यार नहीं करता है, इससे पता चलता है कि इसका कोई भी सपना नहीं है, कि अपने दिल में किसी को हासिल नहीं करना चाहता, और जिस पर्सन के पास कोई भी सपना नहीं है, ड्रीम नहीं है, वो तुम्हें क्या लगता है कि वो जवान रहेगा? इसका मतलब साफ साफ नहीं पता चलता कि वो ओल्ड हो चुका है। इस बात से तो हमारा एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज होता है और कतई शॉकिंग एक्सप्रेशन बनाता है और उससे कहने लगता है कि ये यहाँ पर मुझसे लाइफ की मीनिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हुआ है क्या? तभी पेई फेंगोंग उससे कहने लगता है कि खैर ये सब छोड़ो, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ इस माउंटेन को छोड़, आई मीन मेरे इस काम में मेरे को मेरी मदद कर सकते हो? मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि मैं इस समय पर फैन किंग को डेट करना चाहता हूँ, क्या तुम हम दोनों को अकेला छोड़ सकते हो कुछ देर के लिए? लेकिन वो सीधे मुंह पर मना कर देता, ना भाई, मैं ना छोड़ने वाला। ये बात सुनकर इससे काफी गुस्सा आते और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने स्टार्टिंग से ऐसा क्यों नहीं कहा था? अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बकवास करने के लिए अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? तो एमसी उससे कहने लगता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम यहाँ पर खुद आए मुझसे बात करने के लिए, मैंने तुमसे बिल्कुल भी बात भी नहीं की थी, और मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या मुझसे। जब वो क्लियरली बात नहीं कहता है तो ये काफी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि ये बंदा इतना ज्यादा अनोइंग क्यों है यार। तभी वो पिल्स निकालता है और कहने लगता है कि जिनयांग, ये मर्डिन प्यूरिफाइंग पिल है जो कि एक्सलेंट इफेक्ट कर सकती है किसी भी मर्डिन डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। इसकी कीमत कम से कम 1,000 टेल सिल्वर्स है, क्या तुम्हें ये पसंद आई? तो एमसी कहता है कि मैं, तुम्हें पता होगा मैं वैनकुंग का असिस्टेंट हूँ, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मेरी जो लॉयल्टी है तुम इससे खरीद सकते हो? फिर वो एक और आइटम निकालता है और कहने लगता है कि ये गोल्डन बेल शील्ड है, और ये एक ऐसा मैजिकल टूल है, वो भी टॉप क्वालिटी का। अगर तुम इसे एक्टिवेट कर ले तो स्पेशल को का इस्तेमाल कर कर तो वो रिलीज करती है एक प्रोटेक्टिव शील्ड को, जिससे कि वो तुम सुरक्षित रह सकते हो। जिसको देखकर वो काफी सस्पेक्टेड होता है हमारा एमसी, और मन ही मन में कहने लगता है कि ये जो बॉय है, जैसा कि मैंने सोचा था, वो बहुत ज्यादा लालची है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया। तभी वो खड़ा होता है और एमसी से कहने लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अर्ली स्टेज पर हो रैंक 2 के, और तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखकर लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा खतरों का सामना करना पड़ता होगा अगर तुम इस वर्ल्ड में ट्रेवल करोगे। ये बात सुनकर एमसी कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल करके तुम्हें लगता है कि मैं इसका कुछ कर भी पाऊंगा? फेंकोंग उससे कहने लगता है कि तुम इसका इस्तेमाल करके किसी भी रैंक 2 के कल्टीवेटर से अटैक से बच सकते हो बिना किसी परेशानी के। और तो और इतना ही नहीं, अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसको कहीं पर भी रख देना है और स्पिरिचुअल क्यू को डेंस जगह पर रख दोगे ना, तो इसकी जो स्पिरिचुअल क्यू है वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर्ड हो जाएगी और वापस से रिचार्ज हो जाएगी किसी बैटरी की तरह। जब एमसी कुछ भी नहीं कहता इससे तो ये काफी खुश होता है और कहने लगता है कि ये कंट्री बम्किन को देखो तो जरा, इसको शील्ड देखकर इतना ज्यादा सरप्राइज होने में लगा हुआ है ये बंदा। तभी एमसी थोड़ा काफी गहरी सोच में आता है और कहने लगता है कि अगर मैं सही से गैस करने में लगा हुआ हूँ तो
इसकी जो स्पेशल क्यू है गोल्डन बेल शील्ड की, वो इतनी डिक्रीज हो चुकी है 10% से। हर एक टाइम जब भी तुम इसे यूज करोगे तो तुम्हें लगता है कि मैं इसे यूज कर पाऊंगा। और बात करें इसकी स्पेशल क्यू की रिस्टोरेशन का टाइम के बारे में, तो उसे कम से कम 3 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं और 10 साल भी लग सकते हैं। और साफ साफ पता चलता है कि तुम मुझे बस कचरा चिपका रहे हो और कुछ नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं भिखारी भिखारी हूँ। ये बात सुनने के बाद इसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है कि इस बंदे को इसके बारे में इतना क्लियरली कैसे पता है। तभी फेंगकोंग फिर से निकालता है अपनी पोटली में और कहने लगता है कि जिनयांग आखिरकार तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। और हमारी एमसी की नजर उसकी पोटली पर जाती है और उसके करीब आकर उससे कहने लगता है कि फेंगकोंग, एक जो रिलेशनशिप है उसे पेरेंट्स के द्वारा रिलेशनशिप को ब्लेस नहीं किया गया है, तो वो रिलेशनशिप ज्यादा देर तक चलती नहीं है। और मैं जानता हूँ जो मिस्टर जू है वो इस बात को तुम्हें कभी भी अपना फ्यूचर का सन इन लॉ नहीं बनाएंगे। तो फेंगकोंग उससे कहने लगता है कि जिनयांग जो लॉयल्टी है वो तुम्हारी वर्थलेस है, बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। आखिरकार जो मार्शल वेल्थ होती है वो तुम्हारी जिंदगी में काम आती है। तुम्हारी जिंदगी में काफी सारे चांसेस है अगर तुम अपनी लॉयल्टी सही जगह पर दिखाते हो तो। और तुम कई बार लॉयल्टी भी दिखा सकते हो दूसरों को, तो दूसरों को मना भी सकते हो, लेकिन पैसे कमाने का और रेयर आइटम्स हासिल करने का मौका बहुत ही कम होता है। और हमारा एमसी दूसरी तरफ हमारी टेक्निक का इस्तेमाल कर कर अपने उसकी पॉकेट से बड़ी बड़ी आइटम चुराने में लगा हुआ है। तभी मना कर देता है एमसी और उससे कहने लगता है कि तुम्हें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है मुझे परस्यू करने की, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी जो स्टोरी है तुम्हारी और बैंक की आगे नहीं बढ़ने वाला, और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हें रोकने के लिए। यहाँ पर हमारा एमसी अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसको चुरा लेता है और कहने लगता है कि मुझे चांस मिल चुका है कलेक्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए, और फाइनली मैंने इसे मास्टर कर ही लिया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि तुमने कलेक्ट कर लिया है कंसोलिंग फॉर्मेशन सक्सेसफुली। क्या तुम इसे रखना चाहोगे अपने पास, और क्या इस मैजिकल टूल का इस्तेमाल तुम अच्छे के लिए कर पाओगे। ये सुनने के बाद वो शॉक होता है और कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा शॉक था, मुझे लगा था कि ये गोल्डन बेल शील्ड होगी और ये कंसोलिंग फॉर्मेशन ये क्या चीज है। तभी फैनकिंग उसके पास वापस से आता है और उससे कहने लगता है कि जिनयांग तुम तो वाकई में, ये इतना सीरियस देखता है एमसी को तो लगता है कहीं इसने पकड़ तो नहीं लिया कि मैंने चोरी कर ली है। तभी फैनकिंग उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे सच सच बताना जिनयांग, कहीं तुम बैंकिंग से प्यार व्यार तो नहीं करते तुम भी। और जब ये बात इसे पता चलती है तो वो शॉक के मारे उसको मुंह फटा का फटा रहता है पूरी तरीके से। खैर तुम्हारे रिएक्शन देखकर मुझे लगता है ऐसा गैस कर सकता हूँ कि मैंने बिल्कुल सही गैस किया है। ये बात सुनकर वो थोड़ा बहुत घबराता है और सोचने लगता है, और मन ही मन में हमारा एमसी कहने लगता है घबराते हुए जो ट्रेन है वो अपने सही रास्ते से भटक चुकी है। लेकिन जो बात करें जू वेंकंग के बारे में, खैर ये मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसे बिल्कुल भी ना पसंद करता। और दोनों की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा घबराने वाली बन जाती है। लेकिन हमारा एमसी थड़ा एक नंबर का हरामी, वो वापस से टेक्निक का इस्तेमाल करने पड़ता है डिस्टोरेशन का नई चीज चुराने के लिए, और फाइनली उस बैल को अपने हाथों में ले लेता है और कहने लगता है कि इस बार तो ये पक्का गोल्डन बैल होगी, वही शील्ड है जो कि मैं हासिल करना चाहता हूँ। इसके बदले में सिस्टम हमारा एमसी को 100 पॉइंट्स प्रोवाइड करवाता है और कहने लगता है कि तुमने आइटम चुराने में कामयाब रहे थे, तुम और भी चुराना चाहोगे या फिर इस चीज को अपने पास रखना चाहोगे। दूसरी तरफ उससे काफी गुस्सा आ रही होती है सब सच्चाई जानने के बाद। कहने लगता है कि तुम यहाँ पर देख लो, मैंने जो कहा था लगता है कि वो बात सच है, तुम भी उससे प्यार करते हो। अगर वाकई में ऐसी बात है तो तुम मेरे लव राइवल हो, अब हम मुझसे तुम्हारे पास कोई बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और वो गुस्से में माथे चला जाता है और कहने लगता है कि जिनयांग तुम बस इंतजार करो और देखो कि मैं क्या करता हूँ। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि फेंगकोंग आखिरकार तुम थोड़ी देर के लिए और मुझसे क्यों नहीं बात करते। कितनी शर्म वाली बात है कि मैंने इससे और भी ज्यादा आइटम कलेक्ट नहीं कर पाए, यानी कि चुरा नहीं पाए। ये गुस्से में वहां से निकलता है और कहने लगता है कि उस बंदे ने मुझे मना कर दिया, वो भी मेरी बात मानने के लिए। मैंने अभी तक अपने सारे के सारे ट्रेजर भी नहीं दिखाए इस बंदे को। दूसरा उनका लीडर इसकी बात जानकर काफी शॉक होता है और कहने लगता है मैंने कहा था ना ये जो बंदा है वो हमारे रास्ते में बार बार आता रहेगा। मिस्टर यान आप हमें यहाँ पर नेक्स्ट प्लान क्या करना चाहिए। जो प्रिंस लुआन है वो इस यूदोंग प्रोविंस के काफी नजदीक आता जा रहा है। तो ये लीडर कहता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो हमें थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं कि आखिरकार हम उसका रास्ते में निपटा सकते हैं उस बंदे को या नहीं। तो फेंकोंग उससे पूछने लगता है कि बाय द वे एक बात बताओ, ये जो बॉय था उसने वहां पर इस गोल्डन गोल्डन बेल शील्ड को देख लिया और उसे इस बात का पता चल गया कि इसकी स्पिरिचुअल क्यू है वो खत्म हो चुकी है। इसके बारे में उसे पता चला तो चला कैसे। खैर वो सब छोड़ो, ये चीज पूरी तरीके से यूजलेस है कुछ समय के लिए। एनीवे मैं वापस से आपको ये चीज लौटा देता हूँ मिस्टर यान। लेकिन जैसे ही वो उसे उसकी प्रॉपर पॉकेट देता है और ये बंदा पॉकेट के अंदर देखता है तो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि फेंकिंग आखिरकार जो गोल्डन बेल है वो कहाँ पर है, और वो कंसोलिंग फॉर्मेशन भी इस बैग से गायब है। ये बात जानकर वो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये कैसे हुआ, यहाँ पर ये सारी सारी चीज तो कुछ देर पहले इस बैग में ही थी। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैंने उन आइटम्स को उस बंदे के पास गिरा दिया। नहीं, ऐसा मैं नहीं मान सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो उसका लीडर कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ये गोल्डन बेल है जो कि तुमने खोई है, लेकिन जो कंसोल फॉर्मेशन है वो हाईली वैल्यूड की जाती है डिवाइन मास्टर के द्वारा। अगर तुमने इसे खो दिया तो मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो घबराते हुए इस चीज को वापस लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ पड़ता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं इसे वापस लाकर ही मानूंगा। तब भी हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है वो ही टाउन के अंदर। यहाँ पर हमारा एमसी बैठकर टी पीते हुए कहने लगता है कि पेई फेंगकोंग उसने बढ़िया जगह ढूंढ रखी है इस जगह को अपने इस्तेमाल में लाने के लिए। लेकिन खैर चिंता मत करो, इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। तभी वो सुनता है और कोई उससे कहने में लगा होता है उसके माइक वगैरह में या फिर इसके ईयरबड्स में कि आप जो भी चाहो वो ऑर्डर दे सकते हो 10 टेल्स में, आप यहाँ पर आ सकते हो मजे करने के लिए और हम आपको सेटिस्फाई करने की गारंटी देते हैं। क्या ये तो हमारे ये बात सुनकर हमारा एमसी के दिमाग की बत्ती जल जाती है और कहने लगता है कि मैं इसको बढ़िया मजा सिखा सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ 10 टेल सिल्वर में अगर मैं इस चीज का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करूँ ना, तो मैं बिना किसी परेशानी के इसको भाई क्या ही बोलूँ कि थोड़े बहुत 10 टेल्स का इस्तेमाल कर अगर मैं किसी मैन को सेड्यूस करने के लिए इसे बोलूँ तो ये करेगी। दूसरी तरफ कुछ लोगों को गुस्सा होते हुए वहां पर दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में कहने में लगे होते हैं कि जो डॉडो स्टेट है वो उसने अपनी ट्रीटी को तोड़ दिया है और क्विकली कॉन्कर कर लिया है क्वीमी सिटी को। जो 30,000 लोग थे वहां के सिटी के, वो डेंजर में फंस चुके हैं। जो कमांडर है उस डाडू आर्मी के, उसका बहुत ही बड़ी दुश्मनी है उस प्रिंस लुआन के साथ। उससे पता चलता है कि उन्हें कॉन्क्रीट किया है क्वीमी सिटी को, वो भी एक दिन के अंदर अंदर, ताकि वो प्रिंस लुआन को इंटीमेट कर सके। और वहां पर ऐसा भी कहा जाता है कि जो डॉडो पीपल है उन्हें धमकाया जा रहा है उसे उन सभी को मारने के लिए, अगर सिटी के अंदर कैद कर लिया है। और इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि उनका जो फॉर्मर मैजिस्ट्रेट है उनसे बैट लगाइए कि अगर वो उसे आजाद करने में कामयाब रहे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। क्या ये बात सच है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। ये काफी तो पावरफुल जो फाइटर्स हैं वो क्वीन सिटी की तरफ बढ़ने में लगे हुए हैं। वहाँ का जो ब्लड बात है अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता। जब हमारा एमसी सारी की सारी बातें सुनता है तो वो थोड़ा सोचने लगता है कि अब क्या करूं। तो सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है और पूछने लगता है क्या तुम यहाँ पर उन सभी को बचाना चाहोगे या फिर तुम उन सभी को वहीं पर छोड़ दोगे मरने के लिए। अगर तुम क्वीन सिटी की तरफ जाते हो उन सभी इनोसेंट पीपल को बचाने के लिए, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड जरूरी मिलेगा। ये बात सुनकर वो थोड़ा सीरियस होता है और कहने लगता है कि ये पहली बार है जब सिस्टम मुझसे ये कह रहा है कि रिपीटेड सेम नोटिफिकेशन को कई बार रिपीट करवाया, वो भी 3 बार रिपीट किया। ऐसा आज तक मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। ये सिचुएशन है उससे पता चलता है कि कितना अर्जेंट है और वो तुरंत वहां से चेकआउट कर लेता है और कहने लगता है कि मेरे पास यहाँ पर कुछ अर्जेंट काम है करने के लिए। क्या तुम यहाँ पर बता सकते हो मुझे कि कोई भी घोड़े वाली जहाँ पर अस्तबल वगैरह है यहाँ पर मुझे मिल सकता है, वो भी तेज घोड़ा। तभी वो कहने लगता है कि जी हाँ, यस सर, मैं आपको अभी रास्ता दिखाता हूँ। और तभी वो एक घोड़ा खरीदने के लिए चला जाता है। तो शॉप ओनर कहने लगता है कि सबसे द बेस्ट हॉर्स है जो कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और बात करने से कीमत की, तो 500 टेल सिल्वर है इसकी, और इसे आपको एक्सचेंज करने के लिए वापस परमिशन नहीं दी जाएगी अगर आप इसको शॉप से बाहर ले जाते हो तो आप इसको ले जाने से पहले कई बार सोच लें। लेकिन हमारा एम ज़्यादा नहीं सोचता और तुरंत एग्री हो जाता है और मनी मन में कहने लगता है कि अगर मैं इसकी ऑरा को देखकर और विजिलिटी देखकर पता लगा सकता हूँ ये एक एक्सीलेंट हॉर्स है। तभी यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि चमचों के साथ आता है गुस्से में और हमारे एमसी घोड़े को चढ़ाकर वहां से भाग जाता है। जिसको देखकर ये बंदा घबराता है और कहने लगता है कि मिस्टर जिन जी, घोड़ा मैंने ऑलरेडी सेल कर दिया है। तो उसका चमचा आकर उसे गोल्ड लीफ पकड़ाता है और कहने लगता है कि मिस्टर जिन को काफी तो जल्दबाजी में यहाँ से जाना है क्योंकि सिटी में लोगों को बचाने के लिए। अगर तुमने इसे डिले कर दिया और इससे किसी को भी नुकसान हो चुका तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब उसके पास गोल्डन लीफ मौजूद है तब वो क्या ही कर सकता है माफी मांगने के अलावा बेचारा। और एमसी मनी मन में कहने लगता है कि अगर इसकी लिक को देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ कुछ ही साल बड़ा होगा मुझसे, लेकिन ऑलरेडी रीच कर चुका है रैंक 3 पर। ये कोई ऑर्डनरी बंदा नहीं है, साफ से पता चलता है। तो वो उससे पूछ लगता है कि तुमने इस हॉर्स को ऑर्डर किया था, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ इसे ले जाने के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, इसके बदले में मैं तुम्हें कंपनसेशन पर बढ़िया आइटम प्रोवाइड करवाऊंगा। जिसको देखकर वो हमारा एम थोड़ा घबरा जाता है और वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है और पता चलता है कि ये बस एक नॉर्मल कैंडी होती है। जिसको देखकर हमारा एमसी घबरा शॉक हो जाता है पूरा। जब वो वहां से चला जाता है मिस्टर जिन, तो उसके सबॉर्डिनेट रोना चालू कर देते हैं और जो हॉर्स ऑनर है वो माफी मांगता है और कहने लगता है कि आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है सर। ये जो मैन था उस बंदे का नाम जिन क्विंग यून है और इसके जो ग्रैंड फादर है वो लॉर्ड जिन है, जो कि हाई रैंकिंग ऑफिसर हुआ करते थे गवर्नमेंट में। जो लॉर्ड जिन है वो रिटायर्ड हो चुके हैं और वापस आ चुके हैं अपने होम टाउन पर कुछ सालों पहले। और इसके जो कई सारे स्टूडेंट है वो वर्क करने में लगे हुए गवर्नमेंट में इस समय पर, तो हम लोग उसे ऑफेंड नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन चिंता मत करो, आपको इसके बदले में मैं बढ़िया सा हॉर्स प्रोवाइड करवाता हूँ। इसका जो स्टेमिना है उससे बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, ये काफी वंडरफुल है और इसके बदले में मैं सिर्फ और सिर्फ 300 टेल्स चार्ज करूंगा, आपको चिंता मत करो। इस बात से वो काफी खुश होता है, कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ये इतनी बुरी बारी बात भी नहीं है, मैं इसको लेने के लिए तैयार हूँ। और फाइनली वो निकल पड़ता है अपनी एक नई जर्नी पर और कहने लगता है कि मैं भी हमेशा से एक ऐसा हॉर्स लेना चाहता था। मैं चाहता था उस बंदे से अपने हॉर्स को वापस ले लूं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन सोचा जाए तो सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो मैंने गिव अप कर दिया। और बात करें जिनको इनके बारे में, जो कि मेरा हॉर्स लेके गया था, उसका जो पर्पस था उस क्वीमी सिटी की तरफ जाने का था और वो रैंक 3 का कल्टीवेटर है। तो मे भी शायद हो सकता है कि वो उन लोगों की मदद करने के लिए गया होगा और मुझे इस तरीके से उसे नहीं रोकना चाहिए। और तो अगर मैंने एक्सपोज कर दिया मेरी स्ट्रेंथ को लोगों के सामने, तो जो शूज युआन सेंग है वो मुझे सस्पेक्ट जरूर करेगा और फिर उसके बाद मुझे फ्यूचर में कभी भी उस सीक्रेट चैम्बर पर जाने को रीड करने को नहीं मिलेगा। मेन जो पार्ट बचा हुआ है उसको जो कि मुझे रीड करना है। तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं एक्सपोज नहीं कर सकता अपनी इस आइडेंटिटी को एक्शन के दौरान। तभी उसे एक मास्क दिखाई देता है जिसको देखकर वो उसके दिमाग में बत्ती जलती है और वो तुरंत उस मास्क को पहनकर वहां से निकल पड़ता है उन सभी को पीटने के लिए। और जब वो वहां से जा रहा होता है तभी कुछ लोग उसका रास्ता रोक देते हैं। पता चलता है ये लोग लुटेरे हैं और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर, तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा बेकार हुई बच्चे, हम तुम्हारी जिंदगी यहीं पर लेने वाले हैं और तुम्हारा पैसा भी। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि हमारा जो मैटर है वो काफी अर्जेंट है, क्या इतनी ज्यादा मुसीबत पड़ चुकी है यार। और यही चीज मेरी प्रीवियस लाइफ में भी हुआ था। अगर मैं कभी भी मॉर्निंग के टाइम पर लेट हो जाता हूँ तो मुझे हर बार रेड सिग्नल मिलता था, हर बार इतना ट्रैफिक हुआ करता था पहले। तभी उन ड्रॉवर का साथी कहने लगता है कि ये बंदा को देखकर लगता है कि ये रैंक 2 है। इसको देखकर
देखकर वो खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अच्छा हुआ, अब हमारे पास टैलेंटेड की बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ेगी। और वो ऑफर देने लगता है कि तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है बॉय, मुझे वाकई में एक न्यू मेंबर की रिक्रूट करने की जरूरत पड़ेगी, कैसा रहेगा कि तुम आखिरकार मुझे ज्वाइन कर लो और तुम यहाँ पर एक विलेज को सुन सकते हो, उन सभी को मार सकते हो और उसके बाद तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग ब्रदर कहलाएंगे साथ में और कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे जिंदगी में। तभी सिस्टम कहने लगता है कि तुम इन गैंगस्टर को यहाँ पर मार कर लोगों को बचाना चाहोगे। तभी एमसी उतरने लगता है तो बंदा खुश होता है, कहने लगता है कि तुम देखना चाहते हो कि यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुम्हारी बात नहीं मानोगे तो। हमारे जो लीडर है वो रैंक 3 के मास्टर है। इस बंदे की हिम्मत तो देखो, ये अपनी स्वॉर्ड को निकालने में लगा हो हमारे लीडर से फाइट करने के लिए, ये मरना चाहता है क्या। तो एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि क्वीमी सिटी में क्या हुआ है क्या, और तुम अभी भी यहाँ पर रास्ते को रोकने में लगे हुए हो इस क्वीमी सिटी के लोगों को जाने के लिए, वो भी रॉबरी कर रहे हो यहाँ पे। ये देखकर उनका लीडर उससे कहने लगता है कि ये तो बस इतनी सी बात है कि जो ड्यूडो के जो लोग हैं वो मरने वाले हैं और जो पीपल है वो सिटी के वो सभी के सब लोग काफी ज्यादा अमीर लोग हैं और इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं, वो भी क्वीमी सिटी के लोग, वरना मैं इतने लोगों के साथ कभी नहीं मिल पाता और उन्हें कभी लूट भी नहीं पाता। ये बात सुनकर एमसी को गुस्सा आते और कहने लगता है कि ऑलराइट, अगर ऐसी बात है तो अब मैं बिना किसी हेजिटेशन के तुम सभी को मार सकता हूँ। ये सुनने के बाद ये लीडर काफी कंफ्यूज होता है और उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है और सही लगता है और कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़। ये सब क्या चलने में लगी हुई है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर हम पर अटैक करने के लिए कूद पड़ा हो। और अगले ही झटके में पता चलता है कि वो सारे लोग मारे जाते हैं और पता चलता है कि ये बस इस बंदे का एक इल्यूजन था, लेकिन वो बस एक रियलिटी थी। यहाँ पर हमारे एमसी ने एक ही झटके उस बॉस को काट कर वहीं पर फेंक दिया। ये देखकर आसपास के लोग घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसने हमारे जो कि इस बॉस को इतनी आसानी से मार दिया है कि अब मैं क्या ही बताऊं, ये तो हमारे बॉस तो इससे एक रैंक ज्यादा थे, वो भी एक स्लैश से। तो एमसी कहने लगता है कि तुम्हारा जो लीडर था वो डिजर्व नहीं करता था उसकी रैंक को, उसकी जो मार्शल आर्ट स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा टेरेबल है। मैंने बस 60% अपने स्ट्रेस का इस्तेमाल किया था उन सभी को मारने के लिए। सभी लोग डर के मारे वहां से भागते अपनी जान बचाकर और कहने लगता है कि ये तो बस एक मॉन्स्टर है। तो एमसी कहता है कि अब जबकि तुम लोगों ने इविल रास्ते को चुना है अपनी जिंदगी जीने के लिए, तो मेरे को भी तुम सभी को मारना ही पड़ेगा। और उन सभी को अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके एक करके मारना चालू कर देता है और सभी के सभी रॉबर्ट जब वहां से मारे जाते हैं तो हमारा एमसी अपने आप से कहने लगता है अपने हाथों को देखकर, इसको देखकर काफी अच्छा लगा, ये टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ सुप्रीम रियलमी की, लेकिन इसको इस्तेमाल कर काफी ज्यादा क्यूज चली जाती है, मेरी काफी एनर्जी जाती है इसको इस्तेमाल कर। जहाँ तक कि जो रिवर टेक्निक है उससे भी ज्यादा स्पेशल एनर्जी यूज करती है ये वाली टेक्निक। तभी हमारे एमसी की नजर उस घोड़े पर जाती है, जो कि पता चलता है तो उसी का घोड़ा है और उस पर एक बॉक्स और यहाँ पर उस घोड़े पर एक बंदे को बंधा हुआ दिखाता है और कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि इस बंदे को देखकर पता चलता है ये रैंक 3 कल्टीवेटर है। जान बचा लेता है तो वो कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए, मेरा नाम जिनियान जिंग यांग है और जो मेरे अंकल है वो जिनियान गुंजुओ के यूदोंग प्रोविंस के गवर्नर है, उनका नाम है जियान गुंजोंग और वो क्वीनी सिटी में इस वक्त मौजूद है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आखिरकार लोगों की जो जिंदगी है बचाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम जा सकते हो। तो वो कहने लगता है कि मुझे माफ कर दे, जो क्वीनी सिटी है वो काफी खतरे में है इस वक्त, मुझे जल्दी जाना होगा। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे अपना नाम बता सकते हो, मैं फ्यूचर में आपका बदला जरूर चुकाऊंगा। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मैं अपने पेरेंट का 6th बेटा हूँ, तो मुझे 6 कह सकते हो। और इस तरीके का अजीब इंट्रोडक्शन देते हुए ये बंदा यहाँ से निकल पड़ता है और तभी वो हमारा एमसी भी उसी का पीछा करता है। इसे देखकर ये बंदा पूछने लगता है कि मिस्टर 6 क्या आप भी वहीं पर जा रहे हो। तो हमारा एमसी डायरेक्टली उससे कहने लगता है कि मैं भी क्वीमी सिटी की तरफ ही जाने में लगा हूँ, साथ में चलते हैं। इसको देखकर वो खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहूंगा उन 30,000 लोगों के लिए जो कि क्वीमी सिटी में फंसे हुए हैं। तो हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम उन पंडित में उन डाकुओं के बीच में कैसे फंस गए थे मिस्टर जैन। तो वो उसे बताने लगता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर जो क्वीमी सिटी में जो भी हुआ था उसी को सुनने के बाद मैंने सीक्रेटली अपने घर से बचकर वहां से निकल पड़ा और मुझे लगा कि मैं फास्टर बिना किसी अटेंडेंट के पहुंच जाऊंगा वहां पर, लेकिन पता चला कि हमारे फैमिली में कुछ गद्दार हैं जो कि उन्होंने मेरे एक्सपोज कर दिया मेरे जाने के रास्ते के बारे में, और कुछ जो रिबेल्स स्कैम कर कर मुझे उन लोगों ने पकड़ लिया और मुझे पकड़ने के लिए उन लोगों ने कुछ पंडित को हासिल कर लिया था और मुझे मेरे बार्गेनिंग चेप की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे मुझसे, मेरी फैमिली से फॉर्च्यून और पैसा निकलवाने के लिए, लेकिन एंड टाइम पर आकर तुमने मुझे बचा लिया। तो एमसी इसकी बात सुनता है और कहने लगता है कि अगर मैं सही से गैस कर रहा हूँ तो ये रीजन है जिससे कि तुम्हें सीक्रेटली जाने की कोशिश करने में लगे हुए थे। मुझे लगता है कि तुम्हारे जो फादर है वो तुम्हें कभी अलाउ नहीं करेंगे क्वीमी सिटी में जाने के लिए। सही कहा मैंने। और ये बात जानकर ये भी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो हमारा एमसी मनी मन में कहने लगता है कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल अंकल है, ब्राइट प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर अच्छा है, तो आखिरकार तुम किस लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर क्वीमी सिटी में जाना चाहोगे। तो तभी जिनियन उससे कहने लगता है कि खैर हमें इसके बारे में नहीं बात करना चाहिए, हम जल्दी जल्दी क्वीमी सिटी में पहुंच जाएंगे, तो जो मेरे अंकल है वो मुझे रिकमेंड जरूर करेंगे। तो एमसी मनी मन में कहने लगता है कि इसने अपने पूरा डोनेशन दे रखी है कंट्री को बचाने के लिए, भले ही ये वेल्थी फैमिली से है, काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है, लेकिन ये कितनी पिटी वाली बात है कि ये बंदा कितना थोड़ा सा स्टूपिड तो है। तभी जिन्नन उससे कहने लगता है कि बाय द वे एक बात बताओ कि तुम्हें शायद इसके पर्पस के बारे में नहीं पता होगा, सिलेक्टर के बारे में, लेकिन वो इतने लोगों को क्यों मारना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनसे काफी ज्यादा वेल्थ मिलेगी या फिर कुछ और भी, ऐसा नहीं है पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं वो लोग। ये बात सुनकर थोड़ा एमसी कंफ्यूज होता है और उससे पूछ लगता है कि तुमने अभी भी क्या कहा। तो सब कुछ एक्सप्लेन करता है बंदा और बताने लगता है कि जितने भी सोल्जर्स हैं उस उनके नीचे और उनके पास जो भी काम करने में लगे हुए सोल्जर्स, उन सभी को मौका नहीं मिलने वाला
स्लॉटर करने के लिए, और ज्यादातर जितने भी लोग हैं वो उस गैरिसन कैंप में मौजूद है। शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जो सोल्जर्स हैं जो कि उस एक्शन में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमेशा अपने कमांडर को ब्राइब देते हैं ताकि वो क्वालिफिकेशन मिल सके उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आखिरकार उसमें जो भी पार्टिसिपेट करता है उसकी जो प्राइस होती है वो क्वालिफिकेशन पाने के लिए वो काफी ज्यादा कीमती होती है, और हर साल वो बढ़ती जाती है, क्योंकि जो भी वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करता सिलेक्टर में, उन्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता उन सोल्जर्स को, और लास्ट लोकेशन पर जहां भी वो लोग अटैक करते हैं वो जगह को पूरी तरह से लूटा जाता है। और वहां के जो सोल्जर्स हैं वो बचपन से पैदा हुए नहीं थे इतने ज्यादा क्रूर, बल्कि मैं अपनी सारी की सारी जो जिंदगी थी अपनी सेविंग पूरी लगा दी है उस क्वालिफिकेशन को हासिल करने के लिए, तो वो थोड़े फ्रेंटिक तो बन ही जाते हैं और एक एक्सक्लूसिव बन जाते हैं जो कि अपनी कॉन्फिडेंस को बेचकर खा जाते हैं, और एक ऐसे गेमलर जो कि पैसा नहीं लूज करना चाहते। अगर तुम दूसरे से पैसे नहीं चुराते हो तो तुम्हें काफी नुकसान होगा, वरना तुम्हारा फेलो या फिर तुम्हारा साथी लेके चला जाएगा अगर तुम नहीं लोगे तो। और तुम पैसे हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों के लोगों को मारना पड़ेगा, और तभी तुम्हें पैसे हासिल कर सकते हो, तभी तुम अमीर बन सकते हो। अगर तुम किसी की पूरी फैमिली को भी मार दोगे ना, जो कि छुपी हुई है 10 सिल्वर टेल्स भी बचाकर भी रखी हुई है ना, तो भी तुम्हारे लिए प्रॉफिट वाली बात है। और एक बार जब पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर दिया जाएगा, स्लगटर कर दिया जाएगा, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कुछ और नहीं लाशें बचती हैं, और वहां का जो सीन है वो बहुत खतरनाक होता है। और ये बात भी सच है क्या, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं उन्हें डिटेल्स के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं है कि आखिरकार इससे पहले क्या हुआ था। तो एमसी कहता है कि जो बारबेरियंस है वो काफी तो हॉरिबल है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो ये बंदा कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो बारबेरियंस है वही सिर्फ स्लगटर करना जानते हैं पूरी की पूरी सिटी को? तो मैं सच बताऊं तो हमारी आर्मी ने भी बिल्कुल भी यही किया था जब वो दूसरे की टेरिटरी पर हमला करते हैं, तो इस बात से वो भी एग्री होता है और कहने लगता है कि जो सिमिलर बिल्कुल बारबेरियंस की तरह होते हैं, जो पैसा है जो कि इंपीरियल कोर्ट की जितनी भी आर्मी है वो इनसेंसिटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, वरना आखिरकार उनके पास हिम्मत कैसे आएगी दूसरी सिटी पर अटैक करने के लिए अगर तुम उसे कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो। लेकिन इन सारी सिचुएशन में सिर्फ सिविलियंस ही ऐसे लोग हैं जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फाइनली वो लोग अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाते हैं, तो वो कहने लगता है कि अंकल गुआनजंग मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और ये जो बंदा है वो मेरा दोस्त है। इस बंदे का नाम सिक्स है, मिस्टर सिक्स कह सकते हो। हम लोग इंपीरियल कोर्ट के साथ मिलकर फाइट करना चाहते हैं। इस बंदे का नाम जियानन कुएनजांग है जो कि गवर्नर है इस युद्धंग प्रोविंस का, जो कि काफी गुस्सा होता है और उस पर चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम रेकलेसली कैसे बिहेव कर सकते हो, तुम्हें पता है कि सिचुएशन कितनी डेंजरस है, अगर जहाँ पर तुम्हें कुछ भी हो जाए तो मैं किस तरीके से तुम्हारी मदद को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये बंदा काफी सीरियस है और कहने लगता है कि अंकल गुआनजंग जो हमारी जो कंट्री है वो काफी खतरे में है, 30,000 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, वो भी एक रस्सी पर लटकी हुई है। मैं इस तरीके से बैठा नहीं रह सकता, अगर तुम जबरदस्ती मुझे वापस भेजने के बारे में सोचोगे तो मैं अपने आप को यहीं पर मार लूंगा। ये बात सुनने के बाद वो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो कहने लगता है कि ठीक है तुम काफी ज्यादा स्टबर्न हो, बिल्कुल अपनी मदर की तरह। ठीक है मैं तुम्हें फ्रंट लाइन पर तो नहीं भेज सकता, पर मैं तुम्हें दिखा जरूर सकता हूँ कि क्या हो रखा है। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देना चाहता हूँ कि वहां पर जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं रहने वाली है, और पता चलता है कई सारे सोल्जर्स को लटका लटका कर मार रखा है लोगों ने, और वहां का नजरिया बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। दूसरी तरफ उनका जो कमांडर होता है वो काफी गुस्से में कहने लगता है कि क्या जो रेनफोर्समेंट आने में उन्हें एक और मंथ लगेगा? आधे महीने पहले कहा गया था कि जितने भी 30,000 लोग हैं उसे ऑलरेडी सिटी में सिलेक्टर कर लिया जा चुका है, अब हम बाकी के लोगों को कैसे बचाएं? तो उसका साथी अगर उससे कहने लगता है कि जनरल सू जो कुछ लोग हैं हम उन लोगों का इस्तेमाल कर कर इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम इस सिटी में शांति बनाए रखेंगे। लेकिन शायद आपको इस बात का पता नहीं होगा कि आज तक हमारे इस टीम ने कभी भी इस तरह की बैटलफील्ड में एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर हम लोगों ने ऑर्डर दे देंगे कि वो क्वीमी सिटी को रिकवर कर दें, तो मुझे इस बात का डर है कि ये ठीक नहीं रहेगा हमारे लिए। कमांडर ये बात सुनकर घबराता और क्या लगता है कि अगर हम लोग बचाना चाहते हैं सिटी के लोगों को तो हमें बैट तो लेनी ही पड़ेगी। और जैसे ही ये जनरल उसके पास जाता है उस जगह को देखकर उसको तुरंत उल्टियां चालू हो जाती हैं, क्योंकि इतना भयानक मंजर दो है। तभी उसके अंकल उसे शांत करते हुए कहने लगता है ये नेचुरल सी बात है कि तुम ये चीज देखकर और इतनी जो बदबू आने लगी है ब्लड की बैटलफील्ड में तो तुम नहीं सहन कर पाओगे। लेकिन बात करें तुम्हारे फ्रेंड के बारे में तो लेकिन पता चलता है इससे कि इसकी आदत पड़ चुकी होगी। इसका जो कैरेक्टर है वो काफी अनयूजुअल है, लेकिन पता चलता है कि हमारे एमसी की हालत भी और भी खराब हो रही होती है। लेकिन मन ही मन में क्या लगता है कि डैम इट, मुझे पता नहीं था कि स्मेल है जो ब्लड की जो बैटलफील्ड में वो इतनी ज्यादा बेकार होने वाली, इतनी स्ट्रांग रहने वाली है। और फॉर्चुनेटली अच्छा हुआ कि मैंने जो स्मेल है वो रोक कर रखी हुई है अपनी, वरना मैं यहीं पर उल्टी कर देता तो बेइज्जती हो जाती। तभी कुछ चिल्लाते उससे कहने लगता है कि ये तुम्हारा जो जोंगजियो स्टेट है वो बस इतना ही कर सकता है, जहाँ पर एक बंदे को लटका कर वहां पर रखा गया है और उस पर सांप बेच्चू मतलब अजीब अजीब कीड़े उस पर रगड़े दिए होते हैं ऐसे मारने के लिए। सभी के सभी लोग सोल्जर्स घबराते हैं और कहने लगते हैं कि तो वही बंदा है ना, ये वही पर्सन है जो कि सिटी के अंदर गया था उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लोगों को बचाने के लिए। लगता है कि इस लोगों के द्वारा भी उन्हें पकड़ लिया जा चुका है, लेकिन उन्हें जिंदा कैसे पकड़ लिया? सभी सोल्जर्स को ये देखकर काफी गुस्सा आती है, तो उसके अंकल उससे कहने लगते हैं कि मिस्टर जिन काफी रिमार्केबल यंग मैन कहा करते थे
कि ऐसा कहा जाता था कि वो इस एंगेज हुए थे अभी कुछ दिनों पहले और उनकी शादी होने वाली थी कुछ दिनों में ही। और ये बंदा उसे पहचान लेता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं यही बंदा है जिसने मुझे मेरा हॉर्स लिया था और मेरी कैंडी ली थी। आई मीन मुझे कैंडी दी थी उस घोड़े के बदले में, ताकि वो अपनी हैप्पीनेस को मेरे साथ शेयर कर सके। तो इससे पूछने लगता है कि मिस्टर सिक्स, तो आपने देख ही लिया हो कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। ये सिटी है काफी डेंजरस है, लेकिन मैंने तो अपना माइंड बना लिया कि मैं यहीं रखूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस सिटी में अंदर नहीं जाना चाहते हो, लेकिन एमसी कहने लगता है कि नहीं, मैं जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। जो भी यहाँ पर चलने में लगा हुआ है सारी की सारी सेना देखने में लगी हुई है, लेकिन ये सारी की सारी चीज देखकर कमांडर को काफी गुस्सा आती है, तो वो शूट करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन उसका साथी उसके पास आकर कहने लगता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। आखिरकार जो लॉर्ड जिन का ग्रैंडसन है, लॉर्ड जिन, अभी भी वहां पर लटके हुए हैं। लेकिन कमांडर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो वो कहने लगता है कुछ सालों पहले मुझे फ्रेम कर दिया गया था किसी के द्वारा इंपीरियल कोर्ट में, और वही लॉर्ड जिन ही थे जिन्होंने मेरे को बचाई थी मेरी जिंदगी उस वक्त। मैं कभी भी उनके उस एहसान को कभी भी नहीं भूल सकता। इसलिए मैं तुम्हें शूट करने का ऑर्डर देता हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसे मार सको, ताकि हम उसे बचा सकें, ऐसा कुछ मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम लोग उसे और ज्यादा सफर न करने दें। जैसा कि तुम देख सकते हो उसे बहुत ज्यादा पेन का सामना करना पड़ रहा है इस मूवमेंट पर, और ऐसा होते हुए हम नहीं देख सकते। तभी कोई बाहर निकलता है और वो कहने लगता है कि तुम तो काफी इंप्रेसिव हो। इस बंदे का नाम जिन शान नान है, जो कि कमांडिंग जनरल है डाडुआ आर्मी का। जो कहने लगता है कि सू जान नान, तुम तो वाकई में बहुत विकसित हो। तुम्हें वाकई में अपने ही यंग मैन को इस तरीके जो कि तुम्हारे होम टाउन से ऐसे मारना चाहते हो, कितनी ज्यादा शेम वाली बात है ना। मैं कभी भी तुम्हारी इस इच्छा को कभी पूरा नहीं होने देने वाला। और तभी वहां पर कई सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि बांध कर रखे गए हैं। जैसे एरोस आते हैं तो उनमें कई इनोसेंट मारे भी जाते हैं, जिससे कि उनके सोल्जर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या लगता है कि डैम इट, ये यहाँ पर इस तरीके से लोगों को मारने में लगा हुआ है ताकि वो शिन जानजान को सेटिस्फाई कर सके। वो वाकई में उन्हें टॉर्चर करना चाहता है इतनी बुरी तरीके से। जांग, हम लोग तुम पर काउंट करने में लगे हुए, उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा एम अच्छा रहेगा। और वो बंदा तुरंत शूट कर देता, और जैसे ही उसका एरो वहां पर शूट होता है तो वो डायरेक्टली एरो घूम फिर कर उस बंदे के सर पर जाकर लगता है। लेकिन तभी पीछे कोई आकर कहने लगता है कि अगर तुम वाकई में इस जियान कुंगियन को इस तरीके से मारना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे, यानी कि हमको, हमें मारना पड़ेगा। और वो उसकी जान वहां पर बचा लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं उसके सर को जोर जोर से दबाने लगता है ताकि वो दूर से उसको बहुत ज्यादा पेन महसूस हो और लोगों को दिखा सके। और यहीं पर खड़े होकर सबके सामने उस बंदे की आंखें फोड़ने लगता है, जिससे कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। तभी उनका लीडर कहने लगता है कि मेरा नाम ली जिनबा है और मैं तुम सभी का इंतजार करूंगा इस थिएटर पर, इस सिटी के अंदर। तुम सभी का मैं स्वागत करता हूँ अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो। और हमारे जनरल ने इस बात का वादा किया है तुम सभी से लेने के लिए, हमारे अगर कोई भी 1500 मीटर के रेडियस के अंदर एम्बुश करने के लिए आता है तो हम तुम्हारा दिल से स्वागत करेंगे। हम चैलेंज के लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस बात की गारंटी भी देता हूँ कि अगर तुम मुझे मारने में कामयाब रहे तो हमारे जो जनरल हैं वो पर्सनली इस सिटी को छोड़कर चले जाएंगे। और तो इतना ही नहीं, और वो यहाँ पर जितने भी 100 सिविलियंस हैं वो तुम्हें जाने की उसे परमिशन देंगे अगर तुम में से कोई बंदा यहाँ पर आने में कामयाब रहा था। लेकिन अगर तुम्हें हमारे द्वारा मार दिया जा चुका है तो मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुम्हारी जो बॉडी है उसका मैं सुरक्षित, यानी कि एक पीस में वापस भेजूं। तभी जनरल के ऑफिस में दिखाया जाता है यहाँ पर कई सारी फॉर्मेशन बनी हुई है और ये काफी ज्यादा उत्सुक हो रहा होता है और कहने लगता है कि अंकल गुआंगजोंग, आखिरकार हम लोग इस सिटी के अंदर कब जा रहे हैं। आखिरकार जो बंदा है जिसका नाम ली जानबा है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे मार कर ही छोड़ेंगे। लेकिन इसके अंकल को गुस्सा आती तो वो कहने लगता है कि अभी यहाँ पर तुम्हारी बारी नहीं है बोलने की। तो एक और बंदा आते ही उससे कहने लगता है कि अगर जो इस लाइफ फॉर्मेशन की जो फ्लो है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट भेज सकते हैं रैंक 3 के अंडर में सिटी के अंदर। लेकिन जैसे कि जानते हो कि जो मार्शल आर्टिस्ट है वो डिलीवर्ड हुए थे रैंडम प्लेस पर होते हैं, जैसा कि तुम पता ही होगा। तो जो डूडुओ पीपल के लोग हैं वो हमारा इंतजार नहीं कर सकते एम्बुश के लिए। लेकिन जो स्लगटर है वो अभी तक चालू नहीं हुआ है सिटी के अंदर और केओस में। लेकिन फिर भी ये सिटी, एक बार जो मार्शल आर्टिस्ट है वो सिटी के अंदर चले जाएंगे तो वो लोगों को बचाने में कामयाब रहेंगे। और लेकिन जो मार्शल आर्टिस्ट इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं उन पर एक मार्क बन जाता है इस फॉर्मेशन के अंदर जाने का। अगर वो कुछ डूडुओ मार्शल आर्टिस्ट को मार देते हैं तो वो उस क्यू का और ब्लड का इस्तेमाल कर सकते हैं इस मार्क को वापस से एक्टिवेट करने के लिए। और एक बार ऐसा होगा जो मार्शल आर्टिस्ट है वो वापस से इस फॉर्मेशन में लौट आएंगे और अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर आ सकते हैं। डूडुओ के जनरल ने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया है कि अगर हम लोग 1000 लोगों को बचाने में कामयाब रहे तो वो इस सिटी पर गिव अप कर देगा मस्केयर के लिए। और यही हम दोनों के बीच में बैट बनी हुई है डूडुओ जनरल की। तभी एक बड़ों को दिखाया जाता है जो क्या लगता है कि एक्चुअली में जो बैट थी वो डूडुओ पीपल इंपल्सिव में या फिर गुस्से में आकर नहीं की गई, उन्होंने शर्त ऐसी नहीं रखी। यहाँ पर काफी हिस्ट्री में ऐसा हुआ था इसलिए वो अपना बदला लेने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर सभी कंफ्यूज होते हैं तो हीरो पूछने लगता है एमसी उससे, क्या आप बता सकते हो डिटेल में हमें उसके बारे में। तो बड़ो उसे बताता है कि काफी समय पहले की बात है जब एम्पर उस वक्त जिंदा हुआ करते थे और वो काफी एम्बिशियस थे और काफी अग्रेसिव भी, और बाकी जो स्टेट है उससे काफी डरा करते थे उस मोमेंट पर। और उस वक्त लेट एम्पर के साथ प्रिंस लुआन ने वॉर करने के लिए गए थे, अटैक करने
के लिए डूडो स्टेट पर, जो कि कम्प्लीटली काफी ज्यादा इस तरीके से कर भी आए। लेकिन जो लेट एम्परर के जनरल थे उन्होंने सेम तरीके की मिस्टेक की थी उन लोगों के साथ, डूडू के लोगों के साथ। और डूडू के लोगों के पास बिल्कुल भी फाइट करने की स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि जिनके जो मार्शल आर्टिस्ट थे वो ऑलरेडी फालतू में मारे गए थे। जो लोग सिटी के उन्हें सिलेक्टर कर दिए गए थे उस जनरल के द्वारा अंत में आकर। और बात करें शीन शानन के बारे में, जो कि आउटसाइड था उस सिटी के, वो जिंदा रहने में कामयाब रहा और वो उनमें से एक भी लोगों को नहीं बचा पाया उस सिटी के अंदर, जिससे कि उन्हें भले ही जोंगजू आर्मी का सामना करना पड़ा और वो मुश्किल से सर्वाइव कर पाया था उस मूवमेंट पर। और उस चीज के हुए काफी समय गुजर चुका है और उस रिजल्ट के दौरान, उस स्ट्रगल के दौरान जो डूडू स्टेट है वो इतना पावरफुल बन गया है, और कंट्रास्ट में कि जोंगजू स्टेट है वो अनरिवील्ड रखा है, उसे कोई भी हरा नहीं पा रहा है और वो डिक्लाइन में जा रहा था, वो पावरफुल बन गया। तो जो डूडू स्टेट जो प्रिमिटिव अटैक था जिस इस बार जो किया गया है प्रिंस लुआन के ऊपर, वो इसलिए किया गया है कि उस वक्त जो प्रिंस लुआन कमांडर हुआ करते थे उस ब्लड सेड जो कि उस वक्त हुआ था उनके यहाँ पर, शीन जानडान, वो बस अपना बदला लेना चाहता है उससे, और कुछ भी नहीं। ये सुनकर एमसी कहने लगता है कि ये काफी भरोसे वाली बात नहीं होती, मुझे इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है। अब मुझे समझ में आया कि जो शीन जानडान है उसने इस तरह की अजीब सी बेट क्यों रखी, शर्त क्यों रखी। तो मैं इस पर ध्यान देना चाहिए, जो फ्लोइंग लाइव फॉर्मेशन है उसका जो एसेंस है, कलेक्टिंग टूल है, उस पर तुम्हें फोकस करना चाहिए। जो यंगर होंगे, जितने मार्शल आर्टिस्ट वो टेलीपोर्ट कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर हम लोग रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट को अंदर भेजते हैं तो वो सिर्फ मौत के मुंह में जाएंगे और कुछ नहीं, और मीनिंगलेस रहेगा। सिर्फ और सिर्फ रैंक 3 के यंग मैन ही अंदर जाने के काबिल बचने वाले हैं। तभी उनमें से एक बंदा था, कहने लगता है कि फॉर्मर मजिस्ट्रेट ने पब्लिश नोटिस दिया है कि रिक्रूट करने के लिए काफी समय पहले, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो अंदर जाने के लिए रेडी हुए हैं। इससे सेंस बनता है कि कोई भी यहाँ पर हेलिस सिटी में अंदर नहीं जाना चाहता। तभी एक बंदा आता, कहने लगता है कि जनरल सू, मैं रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैं एंटर करना चाहता हूँ लोगों को बचाने के लिए। इसको देखकर जनरल से कमांडर से कहने लगता है कि नहीं, तुम काफी ज्यादा बुढ़े हो चुके हो, ये काफी डिफिकल्ट रहने वाला है फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तुम अकेले को, और तुम यहाँ पर कई सारे लोगों को भी नहीं ला सकते। तो वो कहने लगता है कि मेरा जो मेन पर्पस रहने वाला लोगों को बचाने के लिए, मैं चैलेंज को लेने वाला हूँ और अपने दुश्मनों को एरोगेंटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। आखिरकार हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो ये रेपुटेशन है हमारी जोंगजू आर्मी की, इस तरीके से ट्रैम्पड नहीं किया जा सकता दूसरों के द्वारा। अगर आप मुझे परमिट नहीं करते हो तो मैं अपने आप को यहीं पर मार लूंगा। और पूरी की पूरी आर्मी उसका सपोर्ट देने लगती है, जिसको देखकर हमारा एमसी भी काफी शॉक होता है। और जब जोर जोर से सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि फाइट फाइट, लड़ो लड़ो, और यहाँ पर सभी के सोल्जर्स के मोरल को इतना हाई देखता है तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे कारण सारे के सारे सोल्जर्स काफी एक्साइटमेंट से भर गए हैं। अब मेरे पास कोई भी रीजन नहीं बनता तुम्हें रोकने के लिए। जांग शेंगजान, अब मेरे ऑर्डर को ध्यान सुनो, जाओ और फाइट करो। और वो तुरंत फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और जैसे वो फॉर्मेशन के पास जाता, सभी लोग उसे चीयरअप करने में लगे हुए होते हैं। और ये बंदा भी उसे चीयरअप करते हुए कहने लगता है कि जनरल जांग शेंग वो रीच कर चुके हैं पीक लेवल पर रैंक 3 के, और जो लिटिल जानबा है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट स्टेज पे है रैंक 3 के। वो श्योरली मारा जाएगा इसके द्वारा। लेकिन एमसी को थोड़ा डाउट तो लगता है, वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। थोड़ा सोचता है एमसी और कहने लगता है कि यहाँ पर सिटी के अंदर कोई और भी है, लेकिन कौन है? तभी वो एक बंदा बचाते हुए लोगों को आता है और कहने लगता है कि तुम्हें आपको लिटिल जानबा को देखने को नहीं मिला, ये बस एक ट्रैप है, तुम्हें उसके ट्रैप में ट्रिक में फंसने की जरूरत नहीं है। ये पहचान लेता और कहने लगता है कि ये बंदा यान शोऊ है, जो कि यंग लीडर है ब्राइट क्लाउड सेट का। जहाँ पर वो सभी को बताता, कहने लगता है जो लिल जानबा है वो अपेस होता है रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट, लेकिन रियलिटी में वो किसी पता नहीं कैसे अननोन रीजन के कारण वो ऑलरेडी रैंक 4 टेम्पररी पे पहुंच चुका है। जब भी वो यहाँ पर जाता है फाइट करने के लिए किसी पे, वो पक्का मारा जाता है। जिस सुनने के बाद थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि अगर हम लोग उससे फाइट कटकर हराना चाहते हैं उसको, तो हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा रैंक 4 को टेम्पररी इंक्रीज करने के लिए। तभी किसी को हमें फेंकते हुए दिखा जाता है। पता चलता है कि जनरल यहाँ पर मारा जा चुका है। और ये बंदा जेनबा काफी तो खुश होने लगता है और कहने लगता है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे चैलेंजर की बॉडी को इंटैक्ट छोड़ दूंगा, सीधी छोड़ दूंगा, और मैंने अपने वादे को तोड़ा नहीं। लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारे पास कोई बेटर सोल्जर्स बचे हुए हैं। आखिर यूजलेस लोगों को चैलेंज करने के लिए कैसे भेज सकते हो तुम? यहाँ तक कि तुम यहाँ पर मेरे 3 पंचेस को भी नहीं झेल पा रहे हो। कितनी ज्यादा शर्म की बात है तुम्हारे लिए। क्या तुम्हारे जितने भी जोंगजू सोल्जर्स हैं वो कावर्ड्स हैं, डरपोक? तो जनरल का साथी, कमांडर का साथी उसके पास आकर कहने लगता है कि जो लिल जानबाज है, जैसा ही कहा था हम सभी को डिस्करेज करने के लिए, आपको उसके ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी जनरल सू। और वो समझ जाता है ठीक है। तो वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार जो एम्परर का बेटा है वो कहाँ पर है, वो कहाँ गए जनरल के बेटे और नीफ्यूज, जो कि हाई रैंक के ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने अपनी कंट्री के अंदर काफी अमीर लोग हैं, गिफ्टेड वेल ट्रेंड ऑफिसरिंग कहाँ है तुम लोगों की? और तुम्हारी औकात क्या बची हुई यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए? तुम में से कोई भी चैलेंज करने के लिए नहीं आ रहा है, और तुम गरीब कमजोर लोग कहीं के, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मुझसे फाइट कर सकते हो? तुम मैंने आखिरकार अपने आप को समझ के क्या रखा हो? तुम बस दूसरों की पपेट्स हो, पपेट्स, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो एमजी उसको देखकर समझ जाता है और मन ही मन में कहने लगता है कि ये बंदा सभी की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन इस बंदे को गुस्सा आती है और कहने लगता है कि बहुत हो गई तेरी बकवास, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरीके से जोंगजू लोगों की बर्बादी नहीं करने दूंगा, तुम्हें बेइज्जती नहीं करने दूंगा, कावड़ कहेंगे। तो बढ़ुआ गया कर उससे कहने लगता है कि यंग मैन, जिससे पहले कि तुम राजली एक्ट करो, आखिरकार तुम उस इमेज को डिस्प्ले हुई जो फॉर्मेशन में हुई थी उसे देख क्यों नहीं लेते हो? एटलीस्ट कम से कम पता तो चल जाएगा कि आखिरकार उस सिटी में कौन इंतजार कर रहा है। और तभी वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, तो वहां पर एक अजीब तरीके का स्पेयर और गोला बन जाता है।
और उस फॉर्मेशन में दिखाया जाता है कि इस बंदे ने किस तरीके से उन लोगों से फाइट की थी। जब एमसी से देखता है तो कहने लगता है कि वाह, ये तो बिल्कुल ऐसा वीडियो रिप्ले की तरह है ना। आखिरकार कितना ज्यादा हाई टेक टूल है इनके पास फॉर्मेशन में, मानना पड़ेगा। जहाँ पर बड़ो कहता है कि ये वही आखिरी इमेजेस तो ही जो इस फॉर्मेशन में स्टोर हुई थी। ये तुम जैसे कि देख सकते हो इन मिराजेस में, इन इमेजेस में जो क्यू है, जो कि रैंक 3 डूडो सोल्जर्स को मारा गया था, मार्शल आर्टिस्ट को, उन फॉर्मेशन को यूज करने के लिए, और जिससे कि वो उनके डाइंग मूवमेंट पर बनी हुई थी। इसको देखकर ये कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम इस तरीके से एक्ट नहीं कर सकते राजली। हमें स्टडी करना होगा इस फॉर्मेशन को, जिससे पहले कि हम लोग अंदर जाएं उन सभी को बचाने के लिए। यहाँ पर हमें इसे फाइट करते हुए दिखाया जाता है। तो एमसी देखकर कहने लगता है कि जो मिस्टर यान है, उनकी जो लाइटनेस स्किल है वो काफी अच्छी है, एडमायरेबल है, माननी पड़ेगी। ये सुनकर ये बताता क्या लगता है कि वह कोई लाइटनेस स्किल नहीं है, बल्कि में वो एयर ब्रेकिंग टेक्निक यूज कर रहा है, एक स्पेशल टेक्निक जो कि ब्राइट क्लाउड सेट की मौजूद है, और 100 कदम तक उसका पूरा का पूरा डोमेन है, उसके अंदर कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो एक्सट्रीमली फास्ट होता है लाइट की तरह, और जब चाहे वो अपनी इच्छा से कहीं भी अपेयर और डिसिपेट हो सकता है, और एडवांटेज भी मिलता है डाडू और पीपल से लड़ने के लिए। और एयर ब्रेकिंग टेक्निक को वो लोग हरा भी नहीं सकते बिना किसी मिरर रिफ्लेक्टिंग लाइट के। वो मिरर ब्रेक टेक्निक भी काम नहीं करती, इसलिए थोड़ा बहुत तो देख समझना पड़ता है। जो जूडो मार्शल आर्टिस्ट हैं, वो आर्मर पहने हुए हैं, वो भी किसी स्टील, अपने साथ स्टील स्वॉर्ड लिए बैठे हुए हैं। वह रिफ्लेक्ट करते हैं किसी अपनी लाइट को इस मिरर की तरह, जिससे कि सोल्जर्स को टारगेट बनाना काफी आसान है। जिसको सुनकर कहने लगता है मनी मन में, स्पेशल टेक्निक, ये आपसे समझ में आया कि ये क्या हो रखा है। और जो फायर लाइन टेक्निक है वो भी एक स्पेशल टेक्निक है। जो यान शो, जो कि यंग लीडर है सेक्ट की, इसका जो स्टेटस है बिल्कुल वैन क्वीन की तरह ही होने वाला है, मुझे पता है। इस बात से ये सेंस बनता है कि जो मास्टर मास्टर उन्होंने कहा था स्पेशल टेक्निक को कैसे कर लिया इसने मास्टर। और जिनियान की जो अंकल है वो एक गवर्नर है, तो इसके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद होंगे मिस्टर जू के मुकाबले में। तो जिनियांग है, उसे काफी ज्यादा स्पेशल टेक्निक भी पता होंगी। मे भी ऐसा हो सकता है कि जो जिन क्योंकि यून है उसने स्पेशल टेक्निक को प्रैक्टिस जरूर किया होगा, और वह सभी के सभी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से मौजूद है, इसलिए अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इससे ये प्रूव होता है कि जो लिटिल जानवा की स्ट्रेंथ है वो काफी टेरिफाइंग है, और जो प्रोबेबली काफी डिफिकल्ट है उसे हराना हमारे लिए। तभी अंदर आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि जनरल सू, मैं रेडी हूँ, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ सिटी के अंदर एंड करने के लिए। तो जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि ये इसने काफी जल्दी एक्ट कर दिया यार। तो जो जनरल कमांडर उससे पूछने लगता है कि मिस्टर जियान, मुझे लगता है कि ये बेटर रहेगा कि जिनियांग को यहीं पर आर्मी में छोड़ दें, और यहाँ पर इस फॉर्मेशन को जल्दी हम लोग एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाए। इसको देखकर ये बंदा कहने लगता है कि तुम मजाक कर रहे होगे जनरल सू, मैंने अभी अभी जिंगयांग को ग्रो अप होते हुए देखा है, तो आखिरकार मुझे इसके कैरेक्टर के बारे में अच्छी तरीके से पता है। इसने अगर अपनी चॉइस बना ली है तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर रुकने वाला है, और हमें हमारी कंट्री को ऐसे लोगों की जरूरत है। यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं बनना हमें रोकने के लिए, और वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार है ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। और आप इस तरीके से इसे मत रोकिए सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजन के कारण। जिसको देखकर कमांडर कहता है, मुझे समझ में आया, तुम्हारी जो इंटीग्रिटी है वो काफी एडमायरेबल है मिस्टर जेना। तभी वो शौक काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरकर कहने लगता है कि जियान जिनियांग यहाँ पर रेडी हो चुका है इस फॉर्मेशन में जाने के लिए, आप बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार करिए जनरल सू और अंकल गुंगजा। और तभी एमसी भी आता है और उससे कहने लगता है कि मैं भी इस फॉर्मेशन के अंदर जाना चाहता हूँ। लेकिन कमांडर जब उसे देखता है तो कहने लगता है कि यंग मैन, तुम सिर्फ और सिर्फ रैंक 2 के मार्शल आर्टिस्ट हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं जो कि तुम कुछ कर सको, जस्ट तुम यहीं पर रुक जाओ। तो अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है, मुझे तुम्हें पता है कि जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा एनर्जी लेती है, इस टावर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए काफी स्पिरिचुअल एनर्जी लग जाती है, तुम्हें उनके लिए चीजें हार्ड नहीं करनी चाहिए। लेकिन एमसी इसकी ये बात सुनता है, ये लोग आई मीन ये बातें सुनते हैं तो कहने लगते हैं आखिरकार ये जो मैन है वो इतना कॉन्फिडेंस लाया कहाँ से अपने पास। जो एनिमीज है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन ये फिर भी आगे जाकर फाइट लेने के लिए तैयार है। लेकिन क्यों? तो जेनेयान आगे आता है, उससे कहने लगता है कि अंकल गुआंगजंग, जो मिस्टर 6 की जो स्ट्रेंथ है वो रैंक 2 से बहुत ज्यादा है, इन्होंने रैंक 3 कल्टीवेटर को सिर्फ और सिर्फ एक स्लैश में मार दिया था। ये देखकर इस बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती ये बात, और कहने लगता है कि वो बस कुछ रॉन्ग लोग होंगे जो कि रैंक 3 के गाय को मार दिया होगा, बंदा बस नूब होगा और कुछ नहीं, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है। तो अंकल कहने लगते हैं कि जिनियांग, तुम्हारी जो फ्रेंड है वो उसे देखकर लगता है कि वो कोई ऑर्डिनरी बंदा तो है नहीं है, वो श्योरली अचीव करेगा फ्यूचर में काफी ग्रेट चीजें, लेकिन जो करंट स्ट्रेंथ है वो काफी नहीं है। जिसको सोचकर वो थोड़ा घबरा जाता है और कहने लगता है कि मिस्टर 6 ये काफी डेंजरस होने वाला है, मेरे कहने का मतलब है कि मैं सजेस्ट देना चाहूँ कि आप यहीं पर रुक जाओ। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि मैंने इस बारे में उम्मीद भी नहीं की थी कि एंटर करना इस सिटी में काफी डिफिकल्ट रह रहा है, रैंक 2 के जो मार्शल आर्टिस्ट हैं वो स्मॉल फ्राई होते हैं इस बैटल फील्ड में, मानना ही पड़ेगा। तभी बढ़ू आगे आता है और उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रखो, क्या तुम वाकई में इस सिटी के अंदर एंटर करना चाहते हो? तो हमारा एमसी क्या लगता है कि जी हाँ। तभी बढ़ऊ वहां पर अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उसके देखता है, और वो बढ़ऊ देखता है कि इसके पीछे एक बहुत ही भयानक टाइगर बना हुआ है, इसकी एनर्जी को महसूस करता है और कहने लगता है कि मैं बिल्कुल सही था, मैं अपनी जिंदगी को काफी समय जीते हो चुका है, लेकिन मैं पहली बार ऐसा बंदा देख रहा हूँ जिसके पास इतना ज्यादा स्पिरिचुअल ऑपरेसिव स्पिरिचुअल ऑरा मौजूद है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ सिटी में जाने के लिए। तभी एमसी कंफ्यूज होता है, पूछने लगता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन, और सोल्जर्स भी घबराने लगता है और कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है बे। कमांडर कहने लगता है कि तुम्हें जो करना है वो करने दो, आखिर के जो टाओइस्ट है वो एग्री हो चुके हैं तो हमें स्टॉप नहीं करना चाहिए उनको।
तो अंकल एक्सप्लेन करते हैं, उससे क्या लगता है कि बच्चे, मैं तुम्हें अभी फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी को मार देते हो वहां पर किसी मार्शल आर्टिस्ट को, तो हमारी तुम्हारी जो कॉप्स है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तुम यहाँ सीधे शब्दों में हमें जाकर मरना मत यार प्लीज। तभी हमारा एमसी को उसको धन्यवाद कहता है मौका देने के लिए, अंदर जाने के लिए, और कहने लगता है तो डूडू के जो पीपल है वो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कई सारे सोल्जर्स अंदर जाने के लिए रेडी होते हैं, हमारा एमसी भी फॉर्मेशन में आ जाता है और सभी लोग फिट हो जाते हैं। तभी ब्रो अपने एक्टिवेट करता है और कहने लगता है कि मेरी बात ध्यान सुनो, जो तुम्हारा अराइवल पॉइंट है वो कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं यही गारंटी दे सकता हूँ, तुम ऐसी जगह पे अपेयर होगे जहाँ पर कम से कम स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होगी। तो एमसी उससे क्या लगता है कि इससे पता चलता है कि जो स्पिरिचुअल एक्यू इंडिकेट करती है कि हाई रैंक का मास्टर आसपास नहीं होगा हमारे, वरना इंस्टेंटली हमें उस टेलीपोर्टेशन के द्वारा मार दिया जाएगा, लोकेशन ही पता चल जाएगी। तो जेनन कहने लगता है कि मिस्टर सिक्स, आप सावधान रहना जब इस सिटी के अंदर एंटर करोगे, आपको ओवरटेक करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। अगर किसी भी डेंजर में फंस जाते तो ट्राई करना कि एक रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट को मार दो और जहाँ पर तुम वापस आ सको। तो एमसी भी उसे यही कहता है कि तुम्हारे लिए मैं यही कहना चाहूँ, और मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि ये चीजें तुम्हें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तभी हमारा एमसी तुरंत जैसे टेलीपोर्ट होता है तो वो तुरंत जाकर खबर में आ जाता है और आकर कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी सिटी के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। जब वो ध्यान से स्मेल लेता है तो पता चलता है कि उसे वाइन की स्मेल आ रही होती है, और वहां पर कई सारे पेड़ और पॉट्स पड़े होते हैं वाइन के, जहाँ पर उसकी कही हुई बात आती है। तो कहा आता है कि मुझे याद आया कि यहाँ पर एक फेमस वाइनरी मौजूद है इस सिटी के अंदर, जो कि प्रोड्यूस करती है सेडक्टिव सिप्स को। ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी जो वाइन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के द्वारा ही ब्रू की जाती है, बनाई जाती है। और उस वाइनरी का जो ओनर है वो बेटा है एडवाइजर का, जो कि लॉर्ड क्वीन मी सिटी के लिए काम करता था, उनके लॉर्ड के लिए। जो डूडुओ पीपल है उन्होंने लॉर्ड को तो मार दिया है, उसके बाद सिटी को कैप्चर कर लिया, लेकिन जो एडवाइजर है उन्होंने गद्दारी कर दी लॉर्ड के साथ और सरेंडर कर दिया है। जिसको देखकर वो सोचता है और कहने लगता है कि अच्छा, तो मैं इस गद्दार के घर में आ चुका हूँ, जहाँ पर वो कुछ सोल्जर को एंटरटेनमेंट करने में लगा हुआ था उनका, जहाँ पर वो सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि मैन, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, आखिरकार जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पर हमें एंटरटेन कर ही सकती है। तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिरकार इतनी ज्यादा गर्ल्स हैं यहाँ पर बाइनरी बनाने के लिए, तो आखिरकार हम लोग अपने साथ कुछ क्यों नहीं ले जाते। ये सुनकर ये घबराते हैं, उससे कहने लगता है कि जेंटलमैन, मैं बाकी में उनको हाइड तो नहीं करना चाहता, ये बस बात इतनी है कि जनरल जेन है उन्होंने ऑर्डर किया है कि मैं यहाँ पर अपनी वाइन बनाना जारी रखूँ, जो वाइन है वो हायर तक पहुंच सके, और अगर तुम यहाँ पर 2 लड़कियों को ले जाओगे तो हमारे पास काम करने के लोगों की कमी पड़ जाएगी। ये देखकर सोल्जर को गुस्सा आती है, तो वो उससे कहने लगता है कि मैं तो बस कुछ मजे करना चाहता था, अब जबकि तुम्हें पता भी इसका अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन उसका दूसरा साथी उसे रोक लेता है और उससे कहने लगता है कि हम लोग इस तरीके से ब्रीडिंग प्रोसेस को डिले नहीं कर सकते हैं, हम लोग कुछ दिनों के लोग और इंतजार करते हैं, एक बार जो जनरल जेन डिक्लेयर कर देंगे कि हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं स्लगटर, उसके बाद हम यहाँ पर इतना चाहे उतना मजा कर सकते हैं। और इस बात से सोल्जर भी एग्री हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारे बात में दम तो है। तभी उनमें से एक लड़की उन पर अटैक कर देती है, उस बंदे पर, और कहने लगती है कि तुम गद्दार कहीं के, अब तुम भाड़ में जाओ। और ये देखकर वो पसीने छूट जाते हैं उसके। इसको देखकर सोल्जर कहने लगता है कि असैसिन आ चुका हम पर अटैक करने के लिए जोंगजू स्टेट में, लेकिन वो वाइनरी उसे रोकता है, उससे कहने लगता है ओनर, तुम्हें ऐसे चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी पता चलता है कि किसी ने उस पर अटैक कर दिया और मारी जाती है उन सभी के द्वारा। तभी वो रोना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से उन्हें मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, मैं तो रेजिस्ट भी नहीं किया। इसको देखकर सोल्जर हंसता है और उससे कहने लगता है कि जब लड़की पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, एक रैंक 2 की जो मार्शल आर्टिस्ट है उसे लगता है कि ये हमें मार पाएगी इतनी वीक असैसिन होने के बाद भी। तो हमारा एमसी देखता है और कहने लगता है कितनी पिटी वाली बात है कि ये लड़की इतनी कमजोर थी और एक ही अटैक में मारी जा चुकी है, मैं जिससे पहले ही कुछ एक्शन भी ले पाता उसे बचाने के लिए, लेकिन वो क्या ही कर सकते हैं, मर गई तो मर गई। जब वो रोते हुए देखता है सोल्जर तो उसे वो रोने के लिए मना कर देता है और कहने लगता है कि जाओ और अपने टास्क को कंप्लीट करो जो कि तुम्हें जनरल जिन के द्वारा असाइन किया गया है। और वो लोग निकल जाते हैं, जहाँ पर एक असिस्टेंट आता है और वो कहने लगता है कि जाओ और एक कॉफिन खरीद के लाओ इसके लिए। तो वो आकर कहने लगता है कि जो कॉफिन शॉप है वो क्लोज हो चुकी है, हाँ, यहाँ तक कि हम लोग ओपन भी नहीं कर सकते, अगर चाहकर हम जबरदस्ती कुछ कर भी लें, जो ओनर है वो शायद हमें कभी सेल भी नहीं करने वाला। ये सुनकर वो कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, आप सभी लोग यही सोचते हैं कि जो क्वाइन फैमिली है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा नफरत करने लगे हैं सभी के सभी लोगों से, और वो सोचते हैं कि हम लोग गद्दार हैं। अगर ऐसी बात है तो स्ट्रोमेट लेकर आ जाओ। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो लेकर चले जाता है। जब ये बंदा तो उदास होता है तभी वो उसकी आंखों को बंद करने लगता है उस लड़की की, क्योंकि भाई वो एक झटके में जो मर गई, और अपने हाथों से उसकी आंखों को बंद करने के सभी लोग इस सिचुएशन को होते हुए देखने में लगे होते हैं। और यहाँ पर सारे के सारे उस कमरे में लड़कियां होती हैं जो घबराई हुई होती हैं। और जब वो वहां पर उदास था तभी एमसी उसके पीछे आता है और कहने लगता है कि तुम किस तरीके से मरना चाहते हो, जिसको देखकर वो काफी शौक होते कहने लगता है कि मैं काफी इंप्रेस हुआ, तुम तो सिर्फ रैंक 2 के कल्टिवेटर हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नोटिस भी नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हारी जो मूवमेंट है वो देखकर लगता है कि रैंक 3 कल्टिवेटर की तरह, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और जैसे ही एमसी उसे मारने वाला होता है कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो और आखिरकार तुम्हारा बिल्कुल भी अंत नहीं होने वाला, और अपनी नेक्स्ट जिंदगी में बिट्रेयर मत बनना। और जैसे स्लैश कर तभी आकर एक लड़की उसके स्लैश को सामने से आकर रोक लेती है, जिसको देखकर वो एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर नहीं है, पगला तो नहीं गई हो। तभी वो एक लड़की उससे कहने लगती है कि सर, क्या आप मिस्टर क्वान को छोड़ सकते हो। और सारी की सारी लड़कियां बाहर आकर उसके अपने घुटने टिकाते उससे कहने लगती है प्लीज आप मिस्टर क्वान को वहां पर छोड़ दो, आप उनके बदले में मुझे मार सकते हो प्लीज। और सभी लोग उसे बचाना चाहते हैं। ये देखकर एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज होता है और उससे पूछ लगता है कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, तुम सभी के सभी लोग तो आजाद होना चाहते हो, एक बार ये मर जाएगा तुम आजाद हो जाओगे, तो चल क्या रहा है।
यहाँ पर वो लड़की कहती है कि एक बार जब मेरा हस्बैंड मारा गया था तो मेरी मदर इन लॉ थी, उन्होंने मुझे उस रफील को भेज दिया था उस विलेज में। और इस लेकिन यहाँ पर ये ओनर है, शॉप ओनर, उन्होंने मुझे बचा लिया उस मूवमेंट पर गैम्बलिंग शॉप से, क्योंकि वो मुझे ब्रूथल में बेचना चाहते थे और मैं उस ह्यूमिलेशन को सहन नहीं कर पाई और अपने आप को मारना चाहती थी। अगर मिस्टर कौन वहां पर नहीं आए होते मुझे बचाने के लिए तो शायद अभी तक मैं मार चुकी होती। और सेम सिचुएशन जिन लड़कियों के साथ भी होती है, उन्हें बेच दिया जा होता है किसी कम किनवान की तरह, पैसों के लिए, कहीं किसी के लिए कहीं किसी के लिए, और बचाने वाला होता है ये शॉप ओनर। तो सभी लोग बस ग्रेटफुल होते हैं उसकी इतनी अच्छी और दयालुता के लिए, जिसको देखकर सभी उसकी तारीफ करते हैं, उसे बचाना चाहते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार जो भी तुमने सुना है दूसरों के द्वारा वो बस एक झूठ था। तो मैं सच बताऊं तो ये मिस्टर क्वान काफी अच्छे बंदे हैं और हम लोग उनकी किसी डॉटर की तरह हैं। जब से ये सिटी फेल हुई है तब से मिस्टर क्वान आगे बढ़े हैं हम सभी को बचाने के लिए, ताकि वहाँ के जो डूडू के लोग हैं वो हमें ह्यूमिलेट ना करें। जिसको देखकर वो कहने लगता है कि यहाँ पर इस साइड को नहीं बदल सकते हम लोग, कि वो एक गद्दार है। जहाँ पर वो कहने लगता है कि यंग मैन, अगर मैं यहाँ पर मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जनरल शू जानने के द्वारा भेजा गया होगा बचाने के लिए। यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हमारी जो लाइफ फॉर्मेशन उसके बारे में। एक बार तुम रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट को मार दोगे तो डूडो स्टेट पर एक फॉर्मेशन खुल जाएगी, तुम एक्टिवेट कर सकते हो इस फॉर्मेशन को लोगों को बाहर ले जाने के लिए। सही कहा ना मैंने? और घुटनों के ऊपर टिक जाते और भीख मांगते हो। कहने लगता है कि सर क्या तुम यहाँ पर मुझे किसी मोमेंट पर मार सकते हो, मैं रिजर्व करता हूँ इस बात के लिए, लेकिन प्लीज आपसे बस एक फेवर चाहता हूँ मुझसे मरने से पहले। तो एमसी पूछता है कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बुढ़ाऊ बताता है उन सभी से, कहने लगता है, जो शॉप ओनर उससे कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ इतनी सी बात कि यहाँ पर इतनी भी लड़कियां हैं ना, तुम उन सभी को सुरक्षित इस जगह से बाहर ले जाओ और सारे के सारे लड़कियां जैसी बच जाएंगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक्सटर्मिनेट करने के लिए इस बटालियन को, आप किसके बदले में। ये सुनने के बाद एमसी घबराता और कहने लगता है कि सबसे ज्यादा कठिन बटालियन किसके बारे में बात कर रहे हो। तो बताता और कहने लगता है जो बटालियन कंसिस्ट करती है 32 इलाइट सोल्जर्स को, जो कि जिन सनन के पर्सनल गार्ड्स हैं। अगर उनका जो लीडर है वो रैंक 4 तक रीच कर चुका है और जो बाकी के लोग हैं वो रैंक 3 के मार्शल आर्टिस्ट हैं, और वो इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ की जो प्रोडक्शन है वो चलती रहे, तो उनकी जो बटालियन है वो यहाँ पर हमारी सुरक्षा करती रहेगी उनके ऑर्डर पर। मुझे एक्टर में अगर हम लोगों ने मार देते हैं आप इन लड़कियों के सर्वाइवल के बदले में, तो तुम्हें कैसा प्रॉफिट लगेगा, तुम बताओ मुझे, तुम इस बात से एग्री हो। तो एमसी कहने लगता है कि एक गद्दार को यहाँ पर मुझसे बार्गेन करने के लिए ऑफर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो वो उदास होते हुए कहने लगता है कि इस पूरी पूरी सिटी में यहाँ पर कई सारे मार्शल आर्टिस्ट के ऑफिसर ऑफिसियल्स के और कई वेल्दी फैमिलीज हैं, लेकिन बिना किसी रिवॉर्ड के कोई भी यहाँ पर रेस्क्यू नहीं करना चाहता इन लड़कियों को जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है। एक बार डूडो के जो लोग हैं वो स्लेटर करना चालू कर देंगे, क्यूमी सिटी पूरी तरीके से हेल बन जाएगी और मैं पॉसिबली शायद इन बाइनरी को अलोन अकेले प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और अगर ऐसा रहा तो ये लड़कियां भी मारी जाएंगी। ये बात सुनकर सिस्टम मुझे नोटिफिकेशन देता है और उससे पूछने लगता है क्या तुम लड़कियों को बचाना चाहोगे, अच्छा या बुरा। ये सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है, आखिरकार तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता है कि कौन अच्छा और कौन बुरा। हमारा एमरी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो तुरंत एग्री हो जाता है उसे बचाने के लिए और कहने लगता है कि एक्चुअली मैं अभी भी इन लड़कियों की मदद करता अगर सिस्टम मुझे टास्क नहीं भी देता तो। अब जबकि जो क्वाइन यांग है वो ऑफर कर रहा है मेरे को मेरी मदद करने के लिए, तो वो काफी आसान रहेगा मेरे लिए। ये सुनकर ये काफी खुश होते हैं, कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद यंग मैन। तो एमसी उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ अपने प्लान के बारे में, क्या आखिरकार तुम किस तरीके से एस्टिमेट करने में मेरी मदद करोगे हार्डेड बटालियन को। तो बताता और कहने लगता है कि इनकी जो फोर्सेज है वो रेस्पॉन्सिबल है इस बाइनरी को गार्ड करने के लिए। थ्योरी में देखा जाए जो सोल्जर्स हैं वो कभी भी एंटर नहीं कर सकते और डिस्टर्ब नहीं कर सकते इस ब्यूरिंग प्रोसेस को, लेकिन मैं यहाँ पर उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ लड़कियों का यूज कर उनको अंदर लाने के लिए स्कॉट यार्ड के, और बंकर जाने की पार्टी रख सकता हूँ। और जो डूडू सोल्जर्स हैं वो इतने ज्यादा थड़की लोग हैं कि वो जरूर मेरे ट्रैप में फंस जाएंगे। उसके बाद मैं उनकी वाइन को पॉइजन दे दूंगा और रैंक 3 के जितने भी सोल्जर्स है वो सारे सारे पॉइजन हो जाएंगे। हमें बस उस वक्त उन सभी को एक्सटर्मिनेट करने की, मारने की जरूरत पड़ेगी, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट को मारने के लिए, ताकि तुम रिटर्न कर वापस लौट सको और रिपोर्ट कर सको जनरल सू को, और वो कुछ हेल्पर जहाँ पर ला सकते हैं बचाने के लिए। ये सुनकर एमसी कहने लगता है कि प्लीज आप जनरल सू से इस प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट के बारे में पूछ सकते हो। बिना उसके जो जितनी भी लड़कियां हैं वो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन के इस भयानक एनर्जी को महसूस करेंगी लेकिन झेल नहीं पाएंगे। तो तुम्हें लगता है कि वो बचकर टेलीपोर्ट हो पाएंगे? इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि हमें हेल्पर्स की जरूरत नहीं है, मैं ये अकेला कर सकता हूँ वैसे तो। इसी के साथ इस पार्ट को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।